सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो, क्या होता है सीबीआई का? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन। ब्यूरो ऑफ बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? तो 1941 में देखेंगे ना, तो एक स्थापित थी दिल्ली में ना, स्थापित विशेष पुलिस बल की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको दिल्ली विशेष पुलिस बल कहते थे। ठीक है, पहले, ठीक है, 1941 में ही इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ये इसी के तर्ज पे। 1946 में था। नहीं, 1941 ठीक है। दिल्ली विशेष पुलिस बल स्थापना समथिंग कहते थे इसको। ठीक है, एक बार चेक कर विशेष लीजिए पुलिस 1941। प्रतिष्ठान जो था ना 1941 वाला, हम्म ये हम्म पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के मामले को देखता था। इसी को हम्म 1941 ईस्वी में सीबीआई में विलय कर दिया गया था। देख लीजिएगा, और लेकिन 1941 तो 1946 सही लग वाला, रहा है, पढ़ते हुए भी आ रहा है। ठीक है भाई, चेक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आज सीबीआई की इसी में स्थापना है की बात 46 वाला। करेंगे 1963 में गृह मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई। ठीक है, दिल्ली विशेष पुलिस बल का स्थापना भी सीबीआई में विलय कर दिया गया। ठीक है, जो ये थी, और इसे सीबीआई के प्रभागों में से एक बना दिया। बाद में सीबीआई को क्रमिक मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा है, सीबीआई जो है किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो क्रमिक मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। सीबीआई की बात करें, कोई वैधानिक संस्था नहीं है इसे। बात करेंगे, इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। ठीक है, ये बात बोल रहे थे क्या आप? ये कोई वैधानिक संस्था नहीं, संवैधानिक तो हो ही नहीं सकती, वैधानिक भी नहीं है। ठीक है, इसे शक्ति कहाँ से मिलती है? इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम जो 1946 जो थी, वहीं से इसको क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। अगर बात करें कैसी एजेंसी है, तो सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। ठीक है, मतलब अनुसंधान एजेंसी है लेकिन केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं लोकपाल की सहायता भी करता है। ठीक है, हालांकि इनमें से कोई भी काम ये नहीं करता है, और दूसरी बात है, लेकिन मुख्यतः इन्हीं के लिए बना था। ठीक है, केंद्र सरकार का एजेंसी है, तो केंद्र सरकार इसका किस प्रकार से प्रयोग करेगी आपको भी पता है, हमें भी पता है, छिपी हुई बात तो है नहीं। ठीक है, आप चलते एनआईए। एनआईए क्या होता है? एनआईए का फुल फॉर्म? नेशनल एनआईए का फुल, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बिल्कुल ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो मुंबई हमला हुआ था 2008 में, तो सभी लोगों को लगा से एक ऐसा एजेंसी बनाना चाहिए जो कि मुख्यतः आतंकवादी गतिविधियों के मतलब रोकथाम के लिए, फिर उस पर जांच करने के लिए होनी चाहिए। तो इसके लिए सीबीआई द्वारा जांच किए जाने वाले विषयों की प्रकृति में अंतर होता है। ठीक है, एनआईए जो जांच करती है सो, और सीबीआई जो जांच करती है सो, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि सीबीआई जो मुख्यतः मतलब क्राइम वगैरह की चीजों को मतलब देखती है, और ऐसा चीजों को देखती है, जैसे मान लीजिए क्राइम के अलावा भी मतलब बहुत सारी चीजों को देखती है, जैसे वित्तीय लेन देन में कोई घोटागारी हुआ, मतलब किसी भी प्रकार का लफड़ा दिख रहा है वित्तीय लेन देन में। ठीक है, धोखाधड़ी देख रहा है, इन सारी चीजों को देखती है। लेकिन एनआईए जो मुख्यतः देखती है, वो देश के अंदर, ठीक है, देश के अंदर जो विशेष प्रकार का जो आतंकवादी गतिविधि जो होता है, इन सारी चीजों को मतलब देखने के काम एनआईए करती है। हालांकि दोनों जो है, जो सेंट्रल का है एजेंसी है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एनआईए भी और सीबीआई भी। एनआईए की स्थापना 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद हुई थी, लेकिन आतंकी घटनाओं, आतंकियों के वित्त पोषण तथा अन्य आतंकवाद से जुड़े अपराधियों की जांच के लिए। ठीक है, तो आतंकी घटना को भी देखता है, आतंकवादियों का फंडिंग कहाँ से हो रहा है इनको भी ध्यान में रखेगा, तथा आतंकवाद से जुड़े अपराध की जांच के लिए भी। वही सीबीआई भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध एवं गंभीर एवं संगठित अपराध, ठीक है, आतंकवाद के अतिरिक्त, लेकिन टेररिज्म इसमें नहीं आता है। अगर टेररिज्म अगर आ गया तो वहां पे किसकी उपस्थिति होगी? एनआईए खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करेंगे जो भी चीज है, जैसे बात करेंगे भ्रष्टाचार करप्शन का आरोप लग रहा है, वो करप्शन किस आधार का? उस आर्थिक आधार पे हो सकता है। ठीक है, या फिर बात करें गंभीर एवं संगठित अपराध है। ठीक है, अपराध तो आतंकवाद भी अपराध है, लेकिन मतलब आतंकवाद को छोड़ के सभी मामले जो होंगे सभी के सभी सीबीआई के पास आएंगे। सीबीआई का मोटो की बात करेंगे, आदर्श वाक्य की बात करेंगे, तो क्या है आपका? उधम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी। हालांकि तीनों नहीं झलकती है। अब करेगा भी तो क्या करेगा बेचारा, केंद्र सरकार के हाथ का मतलब बोलते हैं ना बंधा उसको, हुआ है। हाँ, बंधा हुआ है, कुछ कर नहीं सकता है। केंद्र सरकार जिस प्रकार का आदेश जारी करती है उसी को मतलब वो करता है, गृह मंत्रालय ऑर्डर देती है, काम करता है। सीबीआई का उद्देश्य क्या है? तो संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना, इसके लिए गहराई से अनुसंधान करना तथा अपराधों के लिए सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना तथा कानून लागू करने में अंतरराज्यीय
तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में मतलब काम करना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सीबीआई वगैरह ये सब तो पुराना वाला में नहीं था ना लुसेंट, में नया वाला में ऐड किया है। वही हम पुराना वाला अभी देख रहे थे, उसमें कुछ है ही ना था। सीबीआई का प्रमुख क्या बहुत होता है सही कि दिया है। निदेशक होता है, डायरेक्टर होता है, जो कि मुख्यतः एक आईपीएस अधिकारी होता है, पता ही होगा आपको। अभी वर्तमान में कौन है सीबीआई का हेड, वो भी जरा हमें बता दीजिए। जायसवाल साहब तो बहुत पहले हट गए क्या? अभी वर्तमान में सीबीआई का हेड कौन है, सीबीआई का हेड कौन है, नहीं पता है क्या सीबीआई का हेड? परवीन सुद है क्या? क्या नाम है, सुद? प्रवीण सुद है, करंट अफेयर्स। हाँ सर। हाँ आप सर। बोल रहे हैं तो सही होगा सर। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हाँ देखेंगे यही है सीबीआई सर। के प्रमुख एक निदेशक होता है, उन्हें विशेष निदेशक और अतिरिक्त निदेशक के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सीबीआई की कोई वैकेंसी अलग से नहीं आती है, ठीक है। सभी राज्यों को पुलिस में जो सहयोगी एवं योग्य अधिकारी होते हैं उनको ही सीबीआई पे डिपोजिशन पे भेजा जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार कुछ अधिकारी को बुला के सीबीआई में रिक्रूट करती है, ठीक है। निदेशक जो होता है आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, आपको पता होना, सीनियर आईपीएस, ठीक है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। हालांकि इंटरपोल का, अब इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है, ठीक है। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है, और इसको मतलब सहायता चाहिए होगा तो भारत में किस एजेंसी से सहायता लेकर, मान लीजिए इंटरपोल सीबीआई। प्रत्येक देश में मतलब कुछ ना कुछ मतलब ऐसे एजेंसी होती है जिनके साथ मतलब मिलकर काम करती है, तो भारत में ऐसी एजेंसी की बात करेंगे कौन है, तो सीबीआई है, ठीक है। सीबीआई भारत सरकार की बहु अनुशासनिक अनुसंधान एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा प्रारंभिक अपराधों के अनुसंधान एजेंसी, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और प्रारंभिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। सामान्यतः ये केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनके लोक उद्योगों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने को सीमित रखती है। यह हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामले में भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्राइम का केस अगर होगा, ठीक है, तो राज्य सरकार के अनुशंसा पे ही सीबीआई काम करेगी। सीबीआई जांच हो इसके लिए मांग कौन करेगी, डिमांड कौन करेगा? स्टेट। स्टेट। राज्य सरकार करेगा। या राज्य फिर एक और भी सरकार। परिस्थिति होती है, अगर वो केस अगर न्यायालय में जाएगा ना तो न्यायालय बोल देगा इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो फिर सीबीआई मतलब आ सकता है, ठीक है। या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद मान दे, बहुत बड़ा मतलब कोई घोटाला हुआ, स्टेट गवर्नमेंट खुद भी बोल दे हम एसआईटी बैठाएंगे, एसआईटी को हम सीबीआई के हाथों में दे देंगे, ठीक है। या फिर मतलब उच्चतम न्यायालय पे उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर भी हाथ में ले लेते हैं, दोनों रीजन है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा राज्यों के मामले में, केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा, इस मामले का राज्यों को सीबीआई से जांच करवाना चाहिए। राज्य सरकार डिमांड करेगी या फिर कोर्ट में अगर केस जाएगा तो बोलेगी इसका सीबीआई जांच होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब इसका गठन कैसे होता है, तो एक संथानम कमेटी आती है, समिति आती है, सॉरी, 1964 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 62 से लेकर 64 के बीच में उसी आधार पर देखेंगे दो संस्था का गठन होती है, एक संस्था आपका सीबीआई है, दूसरा संस्था कौन है? सीबीसी। सीबीसी। बिल्कुल, तो ध्यान में रखें, सेंट्रल विजिलेंस क्या होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कमीशन। कमीशन, ठीक है। ये भी मतलब बात करेंगे तो ये भी आपको करप्शन के क्षेत्र में ही मतलब काम करती है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम कमेटी 1962-64 की सिफारिश पर की गई। गठन के समय यह न तो एक संवैधानिक संस्था थी, नहीं संवैधानिक, बाद में से केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। एग्जाम अगर पूछा कैसा संस्था है तो आप क्या बताओगे, वैधानिक है। आप चलते भारत का संचित निधि, तो आप सबसे पहले हमें भी बताओ, संचित निधि से फंड निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, मतलब किसके परमिशन से संचित निधि से फंड निकालोगे? प्रेसिडेंट। संचित निधि का पैसा का सही प्रयोग हुआ है कि संसद। नहीं, इसके, वो प्रेसिडेंट सही है। अरे हाँ। अरे एक मिनट, आस्मिक निधि, आस्मिक निधि प्रेसिडेंट, हाँ, संचित निधि तब होगा संसद होता प्रेसिडेंट। है, ठीक है। संचित निधि का पैसा का सही प्रयोग हुआ है कि नहीं, दुरुपयोग तो नहीं हुआ, इसकी जांच कौन करेगी? सीएजी, कंट्रोलर सीएजी एनोच जांच करेगी, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ठीक है, संचित निधि का संचित निधि का पैसा का सही से प्रयोग वगैरह हुआ है कि नहीं, गलत तरीके से उसका मिसयूज तो नहीं किया गया सरकार के द्वारा, इसकी जांच आपकी कौन करेगी, सीएजी करेगी, ठीक है। भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, जैसे आयकर होता है, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि की एक निधि है, जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। और संचित निधि से बहुत सारे लोगों का सैलरी वगैरह भी जाता है, पता है ना आपको? जी चलिए, सर।
संचित निधि में कोई भी धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधायक पारित करके दिए जाने के पश्चात ही निकाली जाती है या फिर व्यय की जाती है। तब विनियोग विधायक पारित करके सर एक मेरा डाउट संसद। है, हम्म। ये ऐसा कुछ है क्या कि कंसोलिडेटेड फंड से या संचित निधि से जिसका सैलरी जाता है वो वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वोट करने का आदमी का लीगल राइट है। आप किसी व्यक्ति को लीगल राइट को कैसे समाप्त कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अधिकारी वगैरह सब पैसे से जाता है, तो क्या वोट नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे वो। ठीक है सर। वोट ऐसा नहीं, कोई ऐसा भी लोग होता है क्या? डालेगा। वोट कोई भी लीगल कानूनी अधिकार, किसी के कानूनी अधिकार से आप उसको कैसे वंचित करेंगे? डेट में सबको आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो जाएगा उसका। यहाँ राष्ट्रपति अपना जब हाँ, इलेक्शन लड़ता है तो खुद वोट डालने जाता है सबसे पहले। आर्टिकल 14 का विधायक उल्लंघन जब हो जाएगा। बनता है तो आर्टिकल पहला 14 वोट जो है वही बहुत डालता मायनों में सापेक्ष माना जाता है, किसी भी परिस्थिति में उसकी समाप्ति नहीं होती है। ठीक है, 14 17 ये सब आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी को वोट नहीं डालने देंगे अगर इस आधार पे, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अनुच्छेद 114 क्या कहता है? अनुच्छेद 114 कह रहा है संसद विधि में कोई भी धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधायक पारित कर दिए जाने के पश्चात निकालेगी या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं। मतलब संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद को, मतलब इसके लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही निकाले, ऐसे नहीं कुछ भी निकाल लेगी। ठीक है, अनुच्छेद 114। ठीक है, और तब विनियोग विधायक का हर हालात में, हर हालात में, ठीक है, नए वित्तीय वर्ष, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है, नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ है 1 अप्रैल से पहले ही पारित करा लेनी होती है, क्योंकि नया बजट आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो 1 अप्रैल से पहले ही विनियोग विनियोग विधायक पारित हो जाएगा, जिससे मतलब पता चलेगा सर इतना पैसा हमें फंड चाहिए। किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती, तो इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती उस दौरान वे के लिए, ठीक है, लेखा अनुदान पारित करके धन की व्यवस्था की जाती है। जैसे मान लीजिए 79,000 करोड़ रुपया बजट में, ठीक है, आवास योजना के लिए, ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, PMAY जो भी होता है, ठीक है, इसके लिए निकाला गया। ये तो संचित निधि से पैसा निकलेगा। इसको बजट में अगर कंपेयर करेंगे तो बजट हमारा 1 तारीख को प्रस्तुत होगा, तो 1 तारीख से पहले सारी प्रक्रिया कर लेने पाएंगे, तब तो ये पैसा मेरे पास आ जाए, तब तो इसको बजट में दिखाएंगे ना। तो ये विधायक वगैरह जो पारित होता है, विनियोग विधेयक 1 अप्रैल से पहले ही पारित करा लेनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया के 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती, तो इसके लिए एक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, और उस दौरान वे के लिए लेखा अनुदान पारित करके धन व्यवस्था की जाती है। ठीक है, बीच में, लेखा अनुदान यानी का इंग्लिश एक बार बता दीजिएगा। लेखा अनुदान का इंग्लिश, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट। हाँ बोल ठीक सकते थैंक हैं यू। सर। ठीक है, लेखा अनुदान वो सरकार नहीं, के वही विपक्ष में होबे करता संबंधित है होता सर। है। हाँ वोट ऑन अकाउंट ही आई थिंक। हाँ हाँ, ठीक है। वही होता होगा। ठीक है, चलिए मुझे नहीं पता था। यानी लेखा अनुदान सरकार के वे पक्ष में संबंधित होता है बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते। ठीक है, बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हुआ, किसी परिस्थिति में बजट प्रक्रिया नहीं हो पाया, लेकिन सरकार का खर्च तो खत्म नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, लेखा अनुदान सरकार के लिए काम करती है। ठीक है, लेखा अनुदान एक प्रावधान प्रावधान अस्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के सरकारों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखें, चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष में एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। मतलब समझ रहे हैं, चुनावी वर्ष में लोकसभा का विघटन से पहले और नई सरकार की गठन तक, अगर मान लीजिए हमारा बजट 1 अप्रैल को आ रहा है, ठीक है, सॉरी बजट की मान लीजिए 1 अप्रैल को, अगर बाय द वे हमारा बजट अगर आ रहा है, लेकिन हमारा लोकसभा पहला ही समाप्त हो जा रहा है, फिर मतलब नई सरकार आने वाली है, तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, दोनों का बीच में जो बजट वगैरह जाएगा ना, उसको अंतरिम बजट कहेंगे। ठीक है, लेखा अनुदान और अंतरिम बजट के बीच यह अंतर होता है कि लेखा अनुदान पारित करने का कारण वे के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट वे एवं प्राप्ति दोनों का विवरण होता है। मतलब सरकार अगर जा रही है तो अपना सारा हिसाब बारी मतलब कर जाएगी, क्योंकि सरकार को हिसाब बारी किस में देना पड़ेगा? बजट में देना पड़ेगा। लेकिन सरकार अगर बीचे में अगर जा रही है और बजट मतलब अप्रैल महीना में आने वाला है, तो सरकार अंतरिम बजट प्रस्तुत करके अपना सारा चीजों को मतलब सौंप कर मतलब जाएगी। समझ रहे हैं ना? मतलब कभी कभी हम जी रूम सर। बीच में ही खाली कर देते हैं। ठीक है, मतलब 1 महीना का रेंट आपने दिया, लेकिन मतलब 1 महीना में आपका तारीख 1 तारीख को आपका रेंट लगता है, लेकिन बीच में आपको खाली करना है, क्योंकि किसी परिस्थिति की वजह से ऐसे तो सरकार चली जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में आप अंतरिम बजट के माध्यम से सरकार अपने सारे आय व्यय को मेंटेन करके जाती है। ठीक है,
चलिए, अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है, ठीक है। मान लीजिए बीच में जैसे साल भर में बजट आता है ना, लेकिन सरकार बीच में ही चली गई। जैसे मोदी जी की सरकार मतलब समझिए कब चली जाएगी, 2024 में कब इलेक्शन होने वाला है, जब भी होना हो। अप्रैल मई में इलेक्शन होगा तो 2-3 महीना जो एक्स्ट्रा जो सरकार चला, तो सरकार का आय होगा ना 2-3 महीना में, तो उसको अंतरिम बजट में सरकार दिखा देगी। आगे चलेंगे, आप देखेंगे भारत की संचित निधि पे भारित वे क्या क्या है, मतलब भारत के संचित निधि पे मतलब कौन कौन सा वे जो है भारत के संचित निधि से दिखाया जाता है। तो राष्ट्रपति के सैलरी किससे देते हैं? संचित निधि से। बिल्कुल, भत्ता एवं अन्य सारे खर्च होते हैं। राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, जितने भी अधिकारी होते हैं सबके, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता एवं पेंशन, ठीक है। ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पे है, जैसे भारत सरकार ने जापान से कुछ पैसा लिया रेलवे में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी चीज में, तो उसका इंटरेस्ट किससे दिया जाएगा? संचित निधि से। ओवरऑल पूरा प्रिंसिपल किससे चुनाया जाएगा? संचित निधि से। भारत सरकार पे किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचायत, सरकार के ऊपर भी दंड लगाती है न्यायालय। कोई अन्य वे जो संविधान द्वारा, क्या एसएससी में पूछा जाएगा सर इसमें से क्वेश्चन? ये आप डिसाइड कीजिए, पूछेगा कि नहीं पूछेगा। ये तो पूछता है मतलब न्यायाधीशों के सैलरी किस फंड से देते हैं? संचित निधि से। ये प्रश्न तो एसएससी में कई बार पूछा है संचित निधि से एग्जाम। प्राप्त वेतन पे टैक्स फ्री वेतन होता है या टैक्स उसमें पे करना पड़ता है? दोनों होता है, दोनों होता है। राष्ट्रपति का सैलरी होता है, पोस्ट कुछ के लोगों का अकॉर्डिंग सैलरी पे डिपेंड टैक्स फ्री करता होता है। है, ठीक है। ये डिपेंडेबल ऑन पोस्ट, ऐसा नहीं से सब पे आप बोलेंगे से फ्री होता है, ठीक है। समझ गए इसको? तो किसका किसका सैलरी, जो भी अधिकारीगण जो होते हैं उन सबका सैलरी जो होता है संचित निधि से लगभग दिया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, दूसरी बात अगर बात करें स्टेट में अगर जाते हैं तो कुछ अधिकारी वगैरह का सैलरी संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन उनका जो पेंशन सॉरी सैलरी जो होता है वह स्टेट के फंड से देते हैं, लेकिन उनका पेंशन वगैरह जो होता है ना भारत सरकार के ऊपर पड़ता है, ठीक है। जैसे राज्यपाल को अगर पेंशन वगैरह देंगे तो कहाँ से देंगे? संचित निधि से देंगे। लेकिन वो मतलब राज्यपाल के तौर पर अगर स्टेट में काम करेंगे तो जिस राज्य में करेंगे वहां से उनको सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत के लोक वित्त पे संसदीय नियंत्रण की विधियां की देखेंगे तो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना। बजट शब्द का प्रावधान भारतीय संविधान में कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलता है। बजट शब्द नहीं, भारत में क्या देखने को मिला? वार्षिक वित्तीय विवरण। इंग्लिश क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंसिंग, क्या बोलते हैं? रिपोर्ट क्या होता है? किस आर्टिकल्स में है? स्टेटमेंट किस 112। किस बिल्कुल 112 में, ठीक है। 112 में प्रावधान किया कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा, ठीक है। ये जिम्मेवारी किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी। प्रस्तुत कौन करेंगे? कौन प्रस्तुत करेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण? वित्त मंत्री। फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है किसी परिस्थिति में तो तो कोई दूसरा कैबिनेट स्तर का मंत्री कर सकता है। जैसे अरुण जेटली एक बार वित्त मंत्री थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य के कारणों से मतलब वो हॉस्पिटल में थे, तो किसी दूसरे ने प्रस्तुत किया था सर, ठीक है। 112 में है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब चमड़े का थैला। बिल्कुल ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है बात करेंगे तो यूके ब्रिटिश संसद का रॉबर्ट बारपोल सबसे पहले बजट प्रस्तुत करने वाले वर्ल्ड के पहले व्यक्ति है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। वो जब मतलब एक रिपोर्ट लेकर आया जो कि प्रस्तुत करना था साल भर का रिसीविंग और मतलब डेबिट इनका गणना करना था, तो वो एक चमड़े के थैली में लेकर आया, तो सभी ने उनका क्या बोलते हैं मजाक उड़ाया, द बजट ओपन, ठीक है। द बजट ओपन, चमड़े की थैली खोला गया, ठीक है। रॉबर्ट बारपोल पहले व्यक्ति जिन्होंने बजट को प्रस्तुत किया। भारत में बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन है? ठीक। हम्म? आर.के. शनमुखम सेठी। बिल्कुल, आर.के. शनमुखम चेट्टी साहब जो है, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बजट को प्रस्तुत किया। सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 10 मोरारजी बार। देसाई ने सर्वाधिक बार बजट मतलब क्या किया? प्रस्तुत किया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। निर्मला सीतारमन कैमी बार बजट प्रस्तुत किया है?
3 बार नहीं पांचवी था नहीं, ना, पांचवी पांचवी बजट प्रस्तुत किए निर्मला सीतारमण, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो विनियोजन विधेयक को पारित होने के बाद भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाला जा सकता है। भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए विनियोग विधेयक को पारित करा लिया जाए, ठीक है, बिना विनियोग विधेयक के पारित कराए बना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, नहीं निकाल सकते, ठीक है, संचित निधि से पैसा। आप देखेंगे यहाँ पे अनुपूरक अनुदान तथा लेखा अनुदान का प्रावधान किस तरीके से आता है, इसको भी जरा देख लीजिए। अनुपूरक अनुदान एवं लेखा अनुदान के माध्यम से भी लोक वित्त पे प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया अनुदान उस परियोजना के लिए अपर्याप्त है। अब मान लीजिए सरकार को 5,000 रुपया दे दिए, चलो ठीक है, 5,000 में तो कुछ भी नहीं होगा, एक सपोज समझ लीजिए, लेकिन अब अगला बजट आने से पहले ही जब उनको लग रहा है से नहीं भाई साहब पैसा तो कम होगा, हमको 7,000 रुपया चाहिए था, 2,000 रुपया कम हो गया, तो ऐसे कंडीशन में उनको पैसा चाहिए, इसके लिए जो जो मतलब अनुदान जो प्रस्तुत होगा उसको क्या बोलेंगे, अनुपूरक बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, अनुपूरक बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व, 1 अप्रैल को होता है ना, 1 अप्रैल से पूर्व सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। बिल्कुल ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अगर 1 अप्रैल से पहले अगर सरकार को पैसा अगर जरूरत हो गया, ठीक है, तो उसके लिए अनुपूरक, ठीक है। जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं करा पाती है तो सरकार लेखा अनुदान के माध्यम से तब तक के खर्च के लिए प्रबंध करती है तब तक कि पूर्ण विनियोग विधेयक न पारित करा लिया जाए। ऐसा समय रहता है चुनावी वर्ष या लोकसभा का विघटन होने की स्थिति में होता है, समझ रहे हैं ना, ध्यान में इसको रखिएगा। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। अब वित्त विधेयक जो होता है किस प्रस्तुत करेंगे, लोकसभा में करेंगे फिर राज्यसभा में करेंगे फिर दोनों में करेंगे, ओनली लोकसभा में। लोकसभा। वित्त विधेयक दोनों में जाएगा, ठीक है, धन विधेयक की बात नहीं हो रही है, वित्त विधेयक दोनों में जाता है, अच्छा, लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाता है। वित्त फाइनेंशियल विधेयक के बिल जो संदर्भ में होते ज्वाइंट हैं, सेशन भी ओके। होता है, हाँ ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धन विधेयक की बात, मनी बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। संसद में वित्त विधेयक द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र से विनियोग विधेयक के साथ साथ ही मतलब पारित किया जाता है। इसमें आई थिंक ज्वाइंट सेशन भी होता है वित्त विधेयक में, सही बता रहा हूँ ना, एकदम सही। जी ठीक है। सर। तो वित्त विधेयक अलग चीज होता है, धन विधेयक आमतौर अलग चीज पर होता है, वित्त विधेयक में सर लोकसभा ही सबसे पहले ये करता है, हाँ बिल देखिए, जाता है। लेकिन वित्त विधेयक का जो टाइप 2 होता है ना, जिसमें चार्ज एक्सपेंडिचर बिल की बात की गई है, मतलब भारित व्यय, तो उसमें मतलब कहते हैं किसी ना भी समय में रखा जा वित्त विधेयक धन सकता है। विधेयक हो सकता है लेकिन धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकता, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, हाँ हाँ, हाँ प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक हाँ धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं। नहीं हो सकता है, ठीक है। भारत का आकस्मिकता निधि आर्टिकल्स कौन सा है, 267। आर्टिकल्स कौन सा है, 267, ठीक है। ध्यान में, संविधान का संसद और राज्य विधानमंडल को, ठीक है, यथा स्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि अर्जित सर्जित करने का, ठीक है, शक्ति देता है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 के द्वारा गठित की गई थी। यह निधि कार्यपालिका के विवरणाधिधान है, ठीक है, कार्यपालिका के अंदर में काम करती है, ठीक है। कब इसका गठन किया गया था, 1950। बिल्कुल 1950 में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करेगा तब तक समय समय पर दिख नहीं रहा और अनवेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इन निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो यह समुचित विधानमंडल के विनियमित करेगा, तो इसमें कितना रकम है, ठीक है। यहाँ से 500 पैसा निकालने करोड़। के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट की। बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट की अनुमति से यहाँ पे पैसा निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए संविधान में संशोधन, सबसे पहले आप हमें बताइए संविधान में संशोधन कहाँ से लिया गया है, भाग साउथ बताइए, अफ्रीका। आर्टिकल्स बताइए, चलिए साउथ 20वां अफ्रीका ठीक है, आर्टिकल है, भाग बताइए, 20वां भाग है। 368। 20 भाग बताइए, 368। 20 भाग भाग 20।
20 भाग 20, ठीक है, 20 भाग में, ठीक है। साउथ अफ्रीका से 368 आर्टिकल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? संविधान में संशोधन। संविधान संशोधन। बिल्कुल, संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। इसमें संशोधन के 3 विधियों को अपनाया गया है। ध्यान से जरा समझिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनने की कई बार संभावनाएं आपको देखने को मिलती है, बहुत लोग इसको नहीं भी समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे तो कितने प्रकार का विधि है, तो क्या प्रकार? 3 प्रकार की विधि है। पहला क्या? साधारण विधि के द्वारा। समझिएगा जरा ध्यान से, बेसिक बात है। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। जो विधेयक संसद से साधारण बहुमत से पारित होगा उसको राष्ट्रपति के स्वीकृति मिलने के बाद कानून बन जाएगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर यह निम्न संशोधन किया जा सकता है, लेकिन साधारण विधि द्वारा जो आप करेंगे ना, क्या करेंगे? संशोधन करेंगे, उसके लिए आपको संशोधन अनुमति लेनी पड़ती है। किनकी अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। बिल्कुल, ठीक है। विदाउट राष्ट्रपति की अनुमति से साधारण विधि द्वारा संशोधन नहीं होगा। जैसे बात करेंगे, नए राज्यों का निर्माण करेंगे, राष्ट्रपति की अनुमति। राज्य, क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन करेंगे, संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय के प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों का प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं करेंगे। इस सब में आपको साधारण विधेयक से आप संशोधन कर सकते हैं, साधारण विधि द्वारा, सॉरी, ठीक है। इसकी अनुमति आपको किससे लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से। तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछ रहे, नए राज्यों के निर्माण के लिए कौन सा मतलब संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? साधारण, विशेष बहुमत, या फिर कौन सा? बताइए, दो ही में। बिल्कुल साधारण, ठीक है। साधारण संशोधन के द्वारा क्या नए राज्यों का निर्माण या फिर राज्य के सीमा एवं नाम परिवर्तन में क्या राज्यों का अनुमति चाहिए क्या इसके लिए? नहीं। नहीं चाहिए, ठीक है। राज्यों की अनुमति इसके लिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको साधारण विधि द्वारा संशोधन प्रक्रिया में संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। कौन कौन? नए राज्यों का निर्माण। अब बताइए, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल पेश किया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। किस संशोधन के द्वारा किया गया होगा? साधारण तीसरा। संशोधन। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल साधारण वाला, ठीक है। आप चलिए विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, ये देखिए बड़ा टफ, इससे ये भी थोड़ा बेहतर है, ठीक है, उनसे थोड़ा बेहतर होता है, ठीक है। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत, संसद में कुल सदस्यों का बहुमत क्या होगा? 50+1। हाँ, ठीक है, कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है। यदि संसद में प्रत्येक सदन का कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3, उपस्थित भी, ठीक है, और मतदान में भी 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में, ठीक है, इसी प्रकार की संशोधन किया गया है। किस किस को छोड़ देंगे? न्यायपालिका तथा राज्यों का अधिकार, ये नहीं आएगा। न्यायपालिका तथा राज्यों का अधिकार को छोड़ देते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकार को अगर हम छोड़ देते हैं तो ज्यादातर में यही होगा। इसमें क्या होगा? बहुमत, बहुमत प्लस, ठीक है, बहुमत प्लस क्या? उपस्थित और 2/3 मतदान present देने and वाले voting। सदस्यों का हाँ बिल्कुल 2/3 प्रेजेंटेशन आपको चाहिए इसको मतलब लागू करने के लिए, ठीक है, समझ गए? समझे? इंपॉर्टेंट है, विशेष बहुमत इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? विशेष बहुमत बोलेंगे, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। समझ गए ना क्या बोलेंगे? कौन सा बहुमत? विशेष बहुमत। तो कभी आपको बोलेगा साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, समझने में कोई दिक्कत होगा? कहा माइक ऑन करो राहुल कुमार, बात नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? सारा बात तो मुझे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखेंगे संसद के विशेष बहुमत में राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन, ठीक है, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन, मतलब ऐसा संशोधन जिसमें संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य के विधानमंडलों से भी आपको स्वीकृति लेनी पड़ती है, ठीक है। आप देखिए संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधायक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों का आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक, ठीक है। अब राज्य में कितना विधानमंडल है?
कितने राज्यों में विधान, 28 राज्यों में विधान कितना होगा देख लीजिएगा अपना। जितने भी राज्यों में विधानमंडल होगा उसके आधा का स्वीकृति चाहिए, और प्लस साथ में क्या चाहिए, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत कौन है, विशेष बहुमत यही है। विशेष बहुमत में क्या होगा फिर से बताइए आप लोग, विशेष बहुमत टोटल में क्या हाउस होगा। का स्ट्रेंथ का एब्सोल्यूट प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। हाँ बिल्कुल, बहुमत का, बहुमत प्लस उपस्थित प्लस मत देने वाला, संख्याओं का 2/3 प्लस बहुमत। उसकी ये देखिए कितना टफ है इसको लगाना, ये जल्दी पास होगा। कितना स्ट्रांग गवर्नमेंट को होना पड़ेगा, उसको संख्या लोकसभा में होनी चाहिए, राज्यसभा में होनी चाहिए, और उसका कम से कम अगर 28 को राज्य है तो 14 को राज्यों में सरकार होना चाहिए, तब जाके इस संवैधानिक इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा उसको जरा समझिएगा। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की कार्य पद्धति 55 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, फिर कम भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे राज्य की। इन शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्य लोकसभा की विधायी शक्ति। 7वीं अनुसूची का कोई विषय है, 7वीं अनुसूची में कौन सा विषय है, स्टेट 3 लिस्ट है। बिल्कुल ठीक है। यूनियन। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित टिप्पणी, सारे के लिए बड़ा टफ होगा इसको करना। सोच रहे हैं मतलब इसको करना कितना टफ होगा। पर सर इसमें हुआ तो था ना, कौन सा, वही जो 100 में से 97 किया गया, 91 से हाँ तो 56 उस समय किया गया। किसकी सरकार थी, 1976 में सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो कितने स्टेट में थे कांग्रेस उस टाइम लगभग पे? स्टेट में थी, लगभग स्टेट में थी। 1971 में इंदिरा गांधी ने युद्ध ऐसा जीता था। जरूरी थोड़ी है कि मान लीजिए ठीक है, बीजेपी सरकार है, जिस स्टेट में नहीं है वो बिल समर्थन में है तो उसको पास नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। अब मान लीजिए अच्छे कि बिल जैसे को मान सब लीजिए लोग कि जैसे करेगा। बात सीए एनआरसी लेके कुछ अच्छा रहेगा तो ऐसा बात हो नहीं कर देगी, नॉर्मल दूसरा अभी के राज्य भी कर उदाहरण में ही देगा। देखिए ना, हाँ महिला आरक्षण जो बिल हाँ, तो लेकर सबने आया किया, संसद बिल में, सब सबने किया, किया। क्या दिक्कत, कौन उसका विरोध करेगा, उसका महिला आरक्षण बिल को कौन विरोध करेगा। हाँ हो सकता है अब ऐसा रहे जैसे बोलेंगे कि भाई राज्यों की शक्ति को कम करेंगे, ठीक है, राज्य में मुख्यमंत्री का नहीं चलेगा, राज्य में अब गवर्नर को चलेगा, गवर्नर जो चाहेगा वो चाहेगा, तो भाई बहुत टफ चीज है भाई। हो सकता है बीजेपी वाला राज्य ही बोले से भाई साहब हम ही समर्थन करें, मेरा ही पावर चला जाएगा, तो बीजेपी वाला राज्य ही नहीं करेगा, पहले करेगा बताइए, नहीं। वो भी राज्य नहीं करेगा। जैसे एनआरसी ये सीएई को लागू करने के लिए बीजेपी वाला कुछ राज्य ही मतलब पीछे हट रहा है, मतलब सरकार के साथ नहीं है सीएए के मुद्दे पे, ठीक है। तो जी ये सर। आपको ध्यान में रखिएगा, ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं विशेष, क्या बोलते हैं इसको, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन जो होता है सो, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है इसको ध्यान में रखिएगा। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो राज्यसभा में ले आइए, लोकसभा में ले आइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक ये समझ में आ गई कि और भी समझना है, बहुत लोगों का ये नहीं समझ में आता है। अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अभी किसी भी तरह का डाउट है तो फिर से क्रॉस क्वेश्चन करके या फिर हम लोग इसको देख सकते हैं, बताइए। क्या सर? क्या सर बोले, ये समझ में आ गया तो आगे बढ़े या फिर कोई डाउट है हम लोग उस पर बात कर सकते हैं, बताया जाए कि आगे चला जाए। ये राज्य शक्ति और केंद्र शक्ति में ये अलग है कि सब एक ही में है? आप तो पहले क्लास में अब्सेंट रहते हैं, फिर आपको समझ अभी में सर कैसे आएगा उसको परसों मेरा बताइए। एग्जाम है, तभी तो सर क्लास 2 दिन से ही अब्सेंट हो रहे हैं। उस क्लास एग्जाम के बाद कंटिन्यू रहेंगे। 3 पेपर का एग्जाम है। बीपीएससी का कसम बोलिए फिर हम मानेंगे। बीपीएससी में कहाँ दिया ज्यादा है नहीं सेंटर? गया, 63 तक गया था। अरे तो अभी तक फिर जो एग्जाम देने जा रहे हो बीपीएससी ना एग्जाम ले रही है कि दूसरा ले रहा है, अभी ये जो एग्जाम हाँ होने ये वाला है वाला सो। ले रहे ना, बीपीएससी वाला ये था।
इसको भी बीपीएससी मान के ही चलिए। चलिए अब चलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन कब हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद का? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952। पढ़ लीजिए अच्छे से मन लगा के, ठीक है। 18 तारीख के बाद केवल 6 सवेरे में अगस्त आरती चलेगी, 1952। बाकी ठीक है कोई क्लास यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। एक क्लास में 15 को है एग्जाम, एक 8 को है, एक 9 को, फिर 15 17 के बाद 18 के बाद 18 से कोई क्लास यहाँ पे नहीं चलेगी, सारा क्लास शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। काफी लोग उधर जुट चुके, केवल सवेरे में 18 में चलेगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। हम भी आ जाएंगे। चलिए, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार से स्वीकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। अतः यह न तो संवैधानिक है न ही सार्वजनिक निकाय है, ठीक है। न तो संवैधानिक है और न ही मतलब क्या है, सार्वजनिक है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। योजना आयोग के रिपोर्ट पे अंतिम रूप से विचार कौन सी संस्था करती है? नीति आयोग करती है, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी? विकास परिषद। बिल्कुल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता था या फिर होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग का सचिव ही इसका मतलब सचिव होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अभी नहीं है ये। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना है। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संख्या दी थी, पॉइंट टू बी नोटेड। इसने क्या रहा? सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट किसे कहा था? के संथानम। के संथानम ने किसे कहा था? तो ध्यान में रखेंगे, किसे कहा था? राष्ट्रीय विकास परिषद। विकास राष्ट्रीय परिषद। विकास परिषद को क्या कहा था? सुपर कैबिनेट कहा था, ठीक है। चलिए आप चलेंगे वरीयता क्रम। कितना बार पढ़ा दो भूल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। वरीयता क्रम देखेंगे कौन आता है। तो सबसे पहले राष्ट्र भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्न, ठीक है, पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम है। सबसे पहले सर्वासर्वी महामहिम राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे पीएम साहब, चौथा नंबर के राज्यों के राज्यपाल, लेकिन अपने राज्य में, दूसरे राज्य में नहीं, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। पांचवा नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, छठा नंबर पे उप प्रधानमंत्री। क्या उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है? कौन से आर्टिकल्स में उप प्रधानमंत्री का पद आपको देखने को मिलता है? किसी में भी नहीं है। नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, किसी में भी नहीं है उप प्रधानमंत्री का पद। किस राज्य ने सबसे अधिक उप प्रधानमंत्री दिया अभी तक भारत को? गुजरात। वेरी गुड, बहुत अच्छे यार। किस राज्य ने भारत को सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिया है? यूपी। यूपी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश के बराबर ही लोकसभा अध्यक्ष होगा वरीयता क्रम में, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष के नेता, सब बराबर होंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में, योजना आयोग के मतलब क्या, उपाध्यक्ष, और पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के विपक्ष के नेता, सबके सब 7वें नंबर पे आते हैं। उसके बाद भारत रत्न 7 के कम है, ये इंपॉर्टेंट है। 7 के कम में क्या आएगा? भारत रत्न। हाँ यही बस भारत। याद रखिए, ठीक है, यही बस याद रखिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, ठीक है, मंत्रिमंडल के सचिव। मंत्रिमंडल का सचिव कौन होता है? आईएएस अधिकारी होता है। उपराज्यपाल अपने अपने के शासित प्रदेशों में, जनरल अथवा उनके समान के सेनाध्यक्ष, ठीक है, जनरल अथवा उनके समान के सेनाध्यक्ष होते हैं 12वें नंबर पे। भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार जिसे वरीयता अनुक्रम में, ठीक है, क्या दिया इसका मतलब? भारत रत्न क्या है? उपाधि है या फिर पुरस्कार है? पुरस्कार है। बिल्कुल, अगर उपाधि होगा तो कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाएगा भारत रत्न? 18 का। 18 में तो उसको अंत कर दिए, समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, बहुत ही आर्टिकल्स का उल्लंघन होगा, बस इतना समझिए। 18 के द्वारा तो उसको समाप्ति कर दिया गया, उपाधियों का अंत ही है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयोग श्री शेषन के आग्रह पे, ठीक है, श्री शेषन द बेस्ट पर्सन, सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 का की स्थिति प्रदान की, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष का दर्जा दिया गया था 93 में, ठीक है। कब दिया गया था? 93 में।
मतलब भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है किसके बराबर दर्जा रखेगा? उच्चतम उच्चतम न्यायालय के न्यायालय के बराबर। न्यायाधीश के बराबर। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, किसके बराबर? तो न्यायाधीश के बराबर। हम्म चलिए, राज्य भाषा, हिंदी संसद हमारी राष्ट्रभाषा है या फिर हिंदी हमारी राज्य भाषा है, या कि हिंदी हमारी राजभाषा है, मातृभाषा है? मातृभाषा भी है। बिल्कुल ठीक है। मातृभाषा, राजभाषा हिंदी है। राज्य भाषा तो है ही, मातृभाषा नहीं है। मेरा तो है, आपका पता नहीं। ठीक है, मेरी भी है। मातृभाषा हमारे आपका अलग अलग नहीं, हो मेरा सकता मदर है, टंग ठीक है, लेकिन राज्य भाषा। मदर टंग हमारा हाँ, डिफरेंट नहीं है सर, मातृभाषा, क्योंकि हम लोकल लैंग्वेज आप मातृभाषा होती नहीं, है ना हमारी। बिल्कुल मातृभाषा लोकल लैंग्वेज ही होती है, ठीक है, ध्यान में रखिए, क्योंकि राज्य भाषा पूरे संघ की भाषा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ राज्य भाषा थोपने की कैपेबिलिटी, थोपने वाली व्यवस्था नहीं है, ठीक है। किस भाग में आपको राज्य भाषा आपको दिखने को मिलेगा? भाग कौन सी है? भाग कौन सी? 17 17 17। में अनुच्छेद कौन सा है? 343 343 तो 343 343 किस मैथमेटिकल नंबर का क्यूब होता है? 7 7। का। मैथ नहीं पढ़ते, बुझा गया हमको। कितना तक क्यूब याद है? 7 7 का नहीं होता है सर। ठीक तो है, 7 का कितना सही तक है। क्यूब याद है सो पूछ रहे हैं। सर 30 25 तक तक का। क्यूब याद, 5 गो और याद कीजिए कम से कम, ठीक है। 343 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। देवनागरी। अंग्रेजी भाषा अगर लिखते हैं तो उसकी लिपि कौन सी है? रोमन। रोमन। अरबी की लिपि कौन सी है? अरबी की, अरबी ही है। उर्दू की लिपि कौन सी है? सॉरी, अरबी है उसका, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 343 के खंड 2 के तहत संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ ने उन सभी शासकीय प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी भाषा की अनुमति प्रदान की गई थी, ठीक है। बोला सिर्फ 15 वर्ष तक अभी हमारा देश जो है से नया नया आजाद हुआ है, इसलिए भाषा नहीं थोप सकते किसी के ऊपर, इसलिए 15 वर्षों तक अंग्रेजी में काम करते हैं ऑफिशियल वर्क, किसी भी राज्यों की आपत्ति भी नहीं होगी। जिसके बाद संसद द्वारा अधिनियमित राज्य भाषा अधिनियम 1963 के तहत इस अनुमति को उक्त अवधि के आगे भी जारी रखा गया। लेकिन 1963 में ये बात, शुरू में ये बात कही गई, लेकिन बाद में जाके दक्षिण भारतीय राज्य, मराठा राज, बहुत सारे राज्यों ने इसका बहुत विरोध किया था। बाद में बोला चलो ठीक है, 15 साल तक पूरा होगा, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। तो आगे भी इन सारी चीजों को मतलब क्या रखते हैं, ठीक है, आगे भी इन चीजों को मतलब क्या करते हैं, आगे रखा गया। और 1963 के तहत इस अनुमति को उस अवधि के लिए आगे भी मतलब जारी रखा गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुख्यतः हिंदी को राज्य भाषा बनाने के पीछे कारण क्या था? तो भारतीय संघ की अखंडता को कायम रखना। जिन्ना गधा था, ठीक है, जिन्ना बहुत बड़ा गधा था वो, मतलब जैसे ही मतलब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश में जाके कहता है, बांग्ला भाषियों, जितना जल्दी तुम उर्दू को अपना, उर्दू को जितना जल्दी अपना लोगे उतना तुम्हारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। बांग्ला भाषी बल्ला ही, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है जब यहाँ पे बंगाल विभाजन 1905 में, तो उन लोग का रिलीजन अलग अलग था। भारत में जो बंगाल था, वहाँ का जो बंगाल था, रिलीजन अलग अलग था, लेकिन कल्चरली वो बहुत साउंड करते थे, कल्चरली वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, ठीक है। कल्चरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए आप देखोगे सो लोग बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, यूनिटी दिखाते हैं, ठीक है। और यही रीजन था वहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ा एक जमीनी नेता, ठीक है, जिसको नहीं बोलते माटी का नेता, वो निकला, जिसको हम लोग बंगबंधु के नाम से जानते हैं। और उसी की वजह से, ठीक है, उर्दू भाषा को लेकर ही शुरू में विवाद उत्पन्न हुआ, और आगे चल के आप देखोगे से मतलब बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना, जिसकी भाषा जो थी बंगला भाषा थी। अगर भारत भी अगर वैसा किए करता तो बहुत सारे राष्ट्र हमारे यहाँ टूटने का डर था, इसलिए सभी राज्यों को बोला वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 14 भाषा को अनुमति देते हैं 8वीं अनुसूची में, किसी भी राज्यों को अपने अपने भाषा मानने का अधिकार होगा, लेकिन राज्य जरूर ये कोशिश करे कि हिंदी को एज ए मतलब राज्य भाषा के तौर पे मतलब अपनाने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए राज्यों के हाथ में गेंद चला गया, कोई राज्य क्यों ही करेगा, ठीक है, तो किसी ने नहीं किया। राष्ट्रपति को राज्य भाषा के संबंधित कुछ विषयों पर सलाह लेने के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास पावर होगा। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते 1955 में एक राज्य भाषा आयोग बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जीबी खेर। खैर। बिल्कुल ठीक है, बीजी खरे, क्या नाम था? बीजी खरे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, 55 में बना, 56 में अपना प्रतिवेदन दिया। इसके अनुसार क्या चीजें थी? इसके अनुसार आप देखोगे तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्न भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। असम के लिए असमिया, बंगाल के लिए बंगला, गुजरात के लिए गुजराती, हिंदी भाषियों के लिए, हिंदी भाषी राज्य के लिए हिंदी,
कन्नड़ कर्नाटका की भाषा, कश्मीरी कश्मीर की भाषा, मलयालम कहाँ की भाषा, केरल की भाषा, केरल की मराठी, है। केरल। उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी कहाँ की भाषा है, कोंकणी, गोवा गोवा। की। मणिपुरी, नेपाली कहाँ बोलेंगे फिर, नेपाल से जो सटे हुए राज्य हैं वो उत्तराखंड बोलते हैं। साइड नॉर्थन, में, यूपी। हाँ पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में, नॉर्थन ईस्टर्न राज्य में, ठीक है, उन सब में बोला जाता है नॉर्थ मैथिली, ठीक है, संथाली, डोगरी, बिहार, बोडो कहाँ की भाषा, बोडो जम्मू असम कश्मीर। की है। कश्मीर, असम की। असम की असम। भाषा है, तो जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर, की भाषा अच्छा, नहीं, डोगरी कश्मीर की है। डोगरी डोगरी है कश्मीर। वो, ठीक है। तो शुरू में ठीक है, शुरू में 14 भाषा ही थे, बाकी भाषाओं को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बाद में जोड़ा गया था। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन होता है, और इसमें कौन सी भाषाओं सिंधी। को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। हिंदी। तो सिंधी। 21वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। 21वां संविधान संशोधन कहाँ से हुआ था। 1967 में। पॉलिटी को इतना बेसिक तरीके से मैं इतना प्यार से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप भी आपका पॉलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा फिर नहीं होगा, ठीक है। बेसिक एक बार पढ़ा देता हूँ, फिर एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ाएंगे, पूरा पॉलिटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक एक लाइन। तो 21वें नंबर का संवैधानिक संशोधन किया गया, सिंधी को मतलब 1967 में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। फिर आते 1992 फिर से एक संवैधानिक संशोधन किया गया, लेकिन कौन सा नंबर का संवैधानिक संशोधन था, क्या बताएंगे। 71वें। 71वां नंबर का संशोधन, नमक को जोड़ा गया, न से नेपाली, म से मणिपुर, और क से मतलब कोंकणी को शामिल किया गया, ठीक है। 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। फिर आते 92वां संविधान संशोधन, कब हुआ था ये। 2003। बिल्कुल 2003 में हुआ था। आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ यहाँ पे फिर से मतलब क्या किया जाता है, कितने भाषाओं को, तो फिर से मतलब देखेंगे, ठीक है, 4 भाषाओं को मतलब भारतीय संविधान में शुरू किया जाता है, मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को। डोगरी कहाँ की भाषा है, डोगरी जम्मू कश्मीर की। बिल्कुल जम्मू कश्मीर की भाषा है, ठीक है। बिहार का लोकल भाषा की बात करेंगे तो कौन से भाषा को, ठीक है, 8 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में शामिल किया गया है। मैथिली को। मैथिली। अभी कुछ दिन पहले संथाली बिहार और का जो मतलब जो उप मुख्यमंत्री भी पहले रहा चुका है, क्या नाम है उसका, तेज प्रताप यादव से बोला गया कि क्या आपको लगता है भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। 8वीं में ही क्यों, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब में शामिल करना चाहिए। कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा था। कितने लोगों ने सर देखा वो सर। तो छोड़िए हाँ। ना, सुनिए ना, जब मून लैंड किया था ना दक्षिणी पे, तो वो पोल पे तो क्या बोला वो लोग, जो जो लोग गए हैं ना वो लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो वो न्यूज जो रिपोर्टर पूरे फैला दिया, वो बिहार का कौन सा मुख्यमंत्री था या एमएलए था, माथा में दर्द हो गया सुन करके। वो बात तो चलो, तो किसी का कंफ्यूजन हो सकता है, मून पे कोई आदमी जा सकता है, वो बात तो समझ में आता है, लेकिन वो बोला 8वीं का 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब में शामिल करो। ठीक है। यूट्यूब चैनल है हाँ उसका। बोला था कि क्या 8वीं ये में ही नहीं क्यों, पहला नंबर पे नहीं रखिए, मतलब पहला अनुसूची में। अच्छा पहला पे बोला था, कुछ तो ऐसे ही बोला था। हाँ सर, हम भी सपोर्ट सुनिए ना करते सर, हैं। लेकिन इसका तो वो चल, आदमी को सुनिए ना बहुत सर, नहीं पसंद है, होना ठीक है, चाहिए। सुनिए ना वो सर, बहुत ये पसंद है तो हमको। तेजस्वी यादव है। हाँ, तेजस्वी यादव। तेज प्रताप है वो जो ब्लॉग बनाता है यूट्यूब पे। हाँ ठीक है, बहुत बहुत दिल का साफ, बहुत बहुत अच्छा आदमी हो, ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत पटना अच्छा में क्रिकेटर भी था जो भी सर। एक्स्ट्रा काम कराना हो ना बैठिए। वही करवाएगा। ये नाम हाँ का सही केवल है, तेजस्वी है, वही करता है। वो है, वो पहुंच जाता है, लोगों के बीच में रहता है वो, ठीक है, जनप्रतिनिधि वाला गुण है, भले ही मालूम है उसको नहीं पता 8वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची तो क्या होगा, उसको थोड़ी ना कुछ काम करना है। काम तो कौन करता है, इस रैंक के अधिकारी करता है, सचिव करता है, लेकिन हाँ ब्यूरोक्रेट्स लोगों के करेंगे बीच सर में सर। रहता लेकिन सर लोगों जो के बीच भी में है रहता सर, है। और सुनिए ना सर, उसको क्या पता, आजकल का इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा सब है ना, उसको भी नहीं पता है। आपको राजनीतिक मुद्दा पे मतलब डिस्कस करने में बहुत मजा आता है। चुनाव आप भी लड़ेंगे क्या, हैं? नो पटना हिंदी से सर। माध्यम वाले को नहीं पता नगरीय है, क्षेत्र मतलब हिंदी से। माध्यम वाले को पता है। लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ मेरे ना फैमिली में सारे पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स सिस्टम। अच्छा, निर्दलीय। अब यह पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ आप चलते हैं राज्य की भाषा, ठीक है। देखेंगे राज्य की भाषा, संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को अधिकार दिया गया है कि वो विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से, ठीक है,
सब या किसी का प्रयोग के लिए उस राज्य के प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकता है। ठीक है, प्रेशर नहीं दिया गया ऐसे तुम हिंदी के ही करो। ठीक है, अपने राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से एक या मतलब उससे अधिक को भी अपना कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखें, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। ठीक है, तो राज्य के पास ये अधिकार होगा से भाई साहब तुम ऐसा कुछ कर दो ताकि राज्य की भाषा को मतलब क्या दिया गया, उसकी जगह पर स्थान दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम जब तक नहीं करोगे तब तक उसकी जगह पर किस भाषा का प्रयोग होगा, तो उस जगह पे हिंदी का प्रयोग होगा। ठीक है, ध्यान में रखिए, सॉरी हिंदी बोला, अंग्रेजी का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा, तो अंग्रेजी का प्रयोग होगा। ठीक है, उनका इस संविधान के प्रारंभ ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, पहले भी। अब यहाँ पे जब ब्रिटिश जब भारत में आते हैं, ब्रिटिश बहुत जगह से भारत में छोड़ भी जाते हैं। ठीक है, तो बहुत जगह जानते हैं कौन सा भाषा का प्रयोग होता था भारत में, मुख्यतः फारसी भाषा का प्रयोग होता, पर्शियन भाषा का। ठीक है, क्योंकि मुगलों के अधीन मतलब बहुत दिन तक रहा था, तो मुगल था, दिल्ली सल्तनत था, तो शुरू से ही मतलब पर्शियन लैंग्वेज का ही बढ़ावा आपको देखने को मिलता है। लेकिन मुगल के समय पर्शियन काफी अधिक बढ़ गया था। अभी भी आप जाएंगे तो सरकारी भवन में जाएंगे तो निजामत लिखा रहेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, नजीर, क्या बोलते हैं, नाजीर बोलते हैं, ये सब मतलब फारसी का ही शब्द है। अभी भी आप जाएंगे ब्लॉक वगैरह में तो कुछ कुछ काम जो होता है फारसी शब्द में अभी भी होता है। ठीक है, इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को राज्य भाषा के रूप में अंगीकार किया। जैसे आंध्र प्रदेश ने तेलुगु को अपनाया, केरल ने मलयालम को, असम ने असमिया को, बंगाल ने बंगाली को, उड़ीसा ने उड़िया को, गुजरात ने गुजराती को, अतिरिक्त हिंदी को। हिंदी राज्य में कौन कौन राज्य आएंगे, अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ठीक है, हरियाणा है। ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र कहे जाते हैं। ठीक है, गोवा ने कोंकणी के के अतिरिक्त मराठी में गुजराती को भी अपनाया, जम्मू कश्मीर ने उर्दू को, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश नागालैंड ने अंग्रेजी को। ठीक है, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश नागालैंड ने, ठीक है, शासकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को। पुडुचेरी ने फ्रांसीसी को, फ्रांसीसी कौन सा भाषा होता है भाई, फ्रेंच। त्रिपुरा ने, ये भाषा याद रखे, त्रिपुरा ने कौन सा भाषा को, कोबरोक। त्योहार भी मनाते ठीक है, हैं। यहाँ हाँ त्योहार भी है। ठीक है, मिजोरम ने मिजो को। ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान के 8वें अनुच्छेद में उल्लेखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। ध्यान में रखिएगा, अभी कोई जरूरी नहीं है कि राज्य जो है अपने भाषाओं का प्रयोग केवल जो 8वें अनुसूची में उसी भाषा को ही कर सकता है। ठीक है, अपने लोकल भाषाओं को भी वो मतलब बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार से किस भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है, भोजपुरी। कितने लोगों को लगता है शामिल होना चाहिए भोजपुरी को 8वें अनुसूची में, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इट्स अ होना पार्ट ऑफ चाहिए आवर सर, कल्चर। होना चाहिए। होना चाहिए सर। एज अ लेकिन यहाँ पे बिहारी, हम लोग बीइंग के अ कहने से, बिहारी, वी हैव टू यहाँ पे हम लोग सपोर्ट। के कहने से कुछ नहीं करने से होगा, इसके लिए संसद में मांग करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, राज्यों के परस्पर चुनाव। संबंधों के तरह संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों के संघ की राज्य भाषा को प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। ठीक है, परंतु यदि 2 या 2 अधिक राज्य करार करते हुए कि उन राज्यों के बीच, ठीक है, प्रत्रादि की राज्य भाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे प्रत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 340 में लाइन समझ में आया। जैसे राज्यों के परस्पर संबंधों में तथा संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राज्य भाषा को प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। जैसे आप भारत सरकार हो, हम मतलब बिहार सरकार है, तो हमारे बीच जो मतलब डायलॉग जो होगा किसमें होगा, आप बोलोगे मलयालम करेंगे, हम बोलेंगे नहीं करेंगे, जो संघ का जो राज्य भाषा उसमें करो। ठीक है, तो हिंदी में होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच डायलॉग होगा किसमें होगा, संघ की राज्य भाषा में होगा। बोलेंगे, अब इसमें दिक्कत क्या होगा, बिहार सरकार बोलेगी ठीक है चलो हम मैथिली में करते हैं, और तमिलनाडु की सरकार बोलेगी नहीं हम तमिल में करेंगे, पता चलेगा कुछ भी नहीं होता। इसलिए संघ की भाषा को अपनाया जाता है। ठीक है, लेकिन परंतु यदि 2 या 2 से अधिक राज्य करार करती है कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राज्य भाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 340। ठीक है, आप चलेंगे उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधान मंडलों की बात। ये सब नया ऐड जो रहा है, ठीक है, ये इतना लंबा पॉलिटी होगा, ये सब नया जो रहा है, ये सब पुराना वाला में नहीं है। ये सब हम तो पॉलिटी कई बार इससे पढ़ा है, लेकिन इस सब में नहीं है। पुराने वाले में है क्या ये सब, पुराने वाला में दिया हुआ है इतना, कोई किताब खोले हुए कि सब कहानी सुन रहे हैं बस, तो फिर अच्छा लगता है सुनने में, सुन लेते हैं। हाँ सर, एक आवाज फिल्म था अच्छा ना, उसमें लगता है मतलब आपका। हाँ सर, बहुत एक अच्छा लगता फिल्म है था ना, सुनने में। उसमें बोलता है क्या से
कुछ कुछ बोल देता है उसका मतलब, बोलता है बेटा कौन सा कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो उसका लड़का जो रहता है बहुत कुछ बता देता है। तो पिताजी बहुत देर नहीं बोलते, बोलते देखो समझ में तो कुछ नहीं आया लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। तो वही वाला कहानी, तो इसको किताब खोल के बैठना होता है, इसको समझना होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधानमंडलों की भाषा की बात करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे दो तरह की भाषा होगी, तो संघ की भाषा होगी या फिर अंग्रेजी होगा, ठीक है ना, या तो संघ की भाषा होगी या फिर अंग्रेजी होगा। आप कहीं भी कोई सरकारी काम करने जाते हो देखिएगा तो हिंदी में होगा तो इंग्लिश में होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आप जाइए मतलब कहीं पे स्कूल में, वहां पे आपको फॉर्म भरने के लिए दे दे मैथिली में, दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। या तो हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा, ज्यादातर जगहों पे इंग्लिश पे होता है ताकि किसी को दिक्कत ना हो, कोई इस पे क्रॉस क्वेश्चन न करे, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर ये थप्पा नहीं लगा जैसे नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज है, साउथ इंडियन लैंग्वेज है, तो हिंदी के ऊपर, ठीक है, साउथ वालों ने थप्पा लगा दिया है, फिर नॉर्थ वालों को बढ़ावा देने का काम करता है। अभी भी चुनाव हुआ है ना, ठीक है, उन लोगों ने बहुत ही हेड डिस्ट्रिक्ट हम लोग के ऊपर कमेंट किया है कि हिंदी भाषी लोग जो है पागल है, मूर्ख है, बेवकूफ है, ठीक है। तो थोड़ा भाषा को लेकर शुरू से ही मतलब थोड़ा सा मतलब वो रहा है, ठीक है, हमेशा से मतलब एक खराब मतलब रिलेशन साउथ वर्सेस नॉर्थ का जो इशू था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, ठीक है, क्या नाम था कच्चा सुदीप और ये क्या नाम है इसका, अजय देवगन। अजय देवगन से बल इतना गलती हो गया कि उन्होंने लिख दिया कि हम अपने राष्ट्रभाषा को बढ़ावा देंगे, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, कच्चा सुदीप पकड़ लिया। साउथ का लोग पढ़ा लिखा होता है, बेचारा अजय देवगन नौवां पास था उसको राज्य भाषा राष्ट्रभाषा में अंतर नहीं था, वो मतलब उसको अच्छे से लगा दिया, बाद में अजय देवगन को माफी मांगना पड़ा, ठीक है। किच्चा सुदीप देखे थे ये, मतलब ये ट्विटर कांड हुआ था, और ऐसे ऐसे प्रश्न बीपीएससी इंटरव्यू वगैरह में इन सब प्रश्न को पूछ सकता है, ऐसे कि आप चाहते हैं हिंदी को मतलब पूरे राष्ट्र में मतलब लागू किया जाए, इससे आपकी सोच लिखी जाती है, इससे आप कैसे सोच के हैं, ठीक है, आपका सोच बहुत अधिक सेंट्रलाइज तो नहीं है। हिंदी को राज्य राष्ट्रभाषा के तौर पे, ठीक है, अगर बोला जाए तो इसके फैक्ट में आपको कुछ लिखना है, इसके विपक्ष में कुछ फैक्ट लिखना है, इंटरव्यू में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधानमंडलों की भाषा की बात करें कि संविधान में प्रावधान किया गया कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाए तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी, और संसद तथा उच्च राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित, ठीक है, कानून अंग्रेजी में होगी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपने यूट्यूब पे एक वीडियो दिया, कुछ कुछ आज ना जज साहब को भी मूड होता है, तो हम भी थोड़ा मीम टाइप के फॉर्म में आए, ठीक है, तो जज साहब अपना मतलब लाइव रिकॉर्डिंग करवाते हैं, ठीक है, आपने बहुत सारा देखा होगा, फैसला जज साहब एकदम पायलट मूड में है, एकदम एकदम मजेदार से मतलब आईपीएस को लतार रहे तो कहीं आईएएस को लतार रहे, उनका वीडियो वायरल होता है, ठीक है। लेकिन उसी वो तो कोर्ट में एक कितने वकील जगह पे आता है। है भी ना हाँ कि आपको हाँ हाँ, लाइव करना होगा। बिल्कुल कितने जगह बिल्कुल, ठीक है, लेकिन लाइव करना होगा तो जरूरी के हिसाब से, लेकिन उसको फेसबुक पे कौन डाल रहा है, क्यों डाल रहे हो, पब्लिक पब्लिक फोरम में क्यों डाल, जो मामला जरूरी क्या वो लाओ। आजकल आईएएस हम्म। आईपीएस भी अपने साथ मतलब वो क्या बोलते हैं, वो लेके चलते हैं, कैमरा लेके चलते हैं, हाँ, ये ठीक तो है। है। तो वहां पे मतलब ना एक मतलब वकील आया, वो मतलब जज साहब को मतलब लताड़ दिया, जज साहब इंग्लिश में धाराधार बोल रहे थे, वकील को कुछ बुझा ही नहीं रहा था। जज साहब बोल रहे थे तुम्हारा जो उसको पढ़ के सुनाओ, उस वकील को पढ़ने नहीं आता, तो बोला सर मतलब क्या कीजिए, हमारे पटना हाई कोर्ट में शुरू से हिंदी में होते आ रहा है, आप ऐसा करो यहाँ पे अनुवाद विभाग अच्छा सैलरी हाँ। लेता, आप अनुवादक से मतलब मंगवा लीजिए। हम्म। जज साहब इसके लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन वो आदमी झुका नहीं, बोला सर नहीं शुरू से होता रहा, मतलब ये रूल्स है, आप अनुवाद विभाग क्यों बैठाएंगे, आप इसका अनुवाद मंगवाना मंगवा लीजिए, हम इंग्लिश मुझे आती नहीं, आप बोल रहे हैं हम हिंदी में सुनेंगे नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, या तो हिंदी हो सकती है या फिर अंग्रेजी हो सकती है। न्यायालय की भाषा की बात करेंगे तो हिंदी अंग्रेजी किसी में हो सकती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में आपको दूसरी भाषा में बात करने की इजाजत आपको दी जाएगी, ठीक है। ऐसा संसद में भी आप लोकल भाषा में भी बोल सकते हैं, लेकिन संसद की भाषा हमारी क्या होगी, तो राज्य भाषा होगी फिर इंग्लिश होगी, ठीक है। लेकिन आप देखते हो लोकल लैंग्वेज में भी लोग बात करते हैं, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है, इसके अधीन हिंदी को केवल राज्य भाषा के रूप में रखा गया था, तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, समझ रहे नहीं हैं ना। है। बिल्कुल, तो आगे चले। सर अभी कितना पेज रहता है पॉलिटी में? ऊपर में दिख नहीं रहा, छोटा सा दिख रहा होगा, देखें 12 पेज और बचा हुआ है, अच्छा मतलब सर। 11 पेज समझ लीजिए। तो बाकी वाला ना, बाकी वाला लास्ट में वो सब होगा, बाकी आर्टिकल्स वगैरह वगैरह जल्दी जल्दी खींचा जाएगा। समझिए आपका पॉलिटी मतलब संपूर्ण पॉलिटी हम समाप्ति पे ले आए हैं आप लोग का, और आप लोग शुरू से बने रहे तो आप लोग को आगे भी पॉलिटी अगर एम लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब चलें अपवाद उपबंध। अब हमको बताए आपात उपबंध कहाँ से लिएगा, आपात उपबंध इमरजेंसी,
जर्मनी नियमावली कहाँ से लेंगे? 35। जर्मनी। ठीक है, देखिए इसमें 2-3 फैक्ट निकल। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मनी में 1914 से लेके, ठीक है, 1918 तक मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार चली। ठीक है, 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, और वहां पे आप देखोगे तो वहां पे पहली वर्ल्ड वार में जर्मनी की करारी हार होती है। तो 1919 में पेरिस पीस ऑफ कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पे जर्मनी को भी बुलाया गया, लेकिन जर्मनी में कोई सरकार उस समय नहीं थी, और पहले वाला सरकार जो युद्ध में हार गया था, इससे लोग काफी नाराज थे, उसकी सरकार चली गई। तो जर्मनी में कुछ मतलब प्रमुख नेताओं ने मिलकर, ठीक है, एक रिपब्लिक बनाया। ठीक है, पहले रिपब्लिक नहीं था कि जर्मनी में एक रिपब्लिक बना, जिसको बोला गया वाइमर रिपब्लिक। क्या बोला गया? वाइमर रिपब्लिक के नाम से इसको जानते हैं। ये नया नया लोकतंत्र स्थापित वहां पे हुआ था। ठीक है, और यही वाइमर रिपब्लिक ही जो था से जर्मनी के बिहाफ पे जाके, ठीक है, वर्साय की संधि पे मतलब साइन करता है, और इन नवंबर में वर्साय की संधि पे साइन करता है। तो वाइमर रिपब्लिक के नेताओं को कहा गया नवंबर क्रिमिनल्स। क्या कहा गया? नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया। ठीक है, किसने कहा? तो हिटलर ने कहा। किसने कहा? तो ये मतलब जर्मनी के सबसे बड़ा मतलब क्या है? गुनाहगार है, क्योंकि इन्होंने मतलब क्या किया है? वाइमर रिपब्लिक पे सॉरी क्या किया है? पेरिस पीस ऑफ कॉन्फ्रेंस पे साइन किया, वर्साय की संधि पे साइन किया, क्योंकि जर्मनी से उसके सेना रखने का अधिकार को ले लिया गया। कोयला के क्षेत्र था जिसको बोलते थे कौन सा? रूर प्रदेश। ठीक है, वो उससे छीन लिया गया। नेवी रखने का अधिकार को छीन लिया गया, उसके आर्मी को आधा कर दिया गया। यूज हर जाने के रूप में जर्मनी पे बहुत ही बड़ा मतलब एक अमाउंट लाद दिया गया, जिसको जर्मनी 2019-20 तक चुका रहा था। अभी कुछ दिन पहले उसका समाप्त हुआ। इतनी बड़ी राशि इस पे लाद दी गई। बोला जाता है कि जर्मनी में अगर नाजीवाद का अगर उदय हुआ तो सबसे बड़ा रीजन यही था, वाइमर रिपब्लिक को मतलब प्रेस डाउन करना। क्योंकि किसी भी देश में लोकतंत्र बना है, नया नया लोकतंत्र बना है, अभी नया नया शिशु है ये लोकतंत्र, वैसे परिस्थिति में लोकतंत्र को, ठीक है, कुचल देना, वहां के लोगों के बीच में कैसा मैसेज जाएगा? मतलब वहां के लोगों के बीच में नेगेटिव चीज भर दिया गया। तो लोकतंत्र क्या है? बहुत ही खराब शासन व्यवस्था है। ठीक है, यही चीजें जो हिटलर के उदय का सबसे बड़ा मतलब कारण बनी, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक के प्रति लोगों के मन में उसे इतनी निगेटिविटी भर दी, तो लोगों को लगने लगा से जिंदगी रहना ही सबसे बड़ा मतलब जिंदगी है। मतलब इतना ना मजबूर कर दिया कि चल के हिटलर से लोगों को जिंदा रहना ही सबसे बड़ी मतलब उनकी उपलब्धि लग गई। ठीक है, और वाइमर रिपब्लिक का फेल होना, हिटलर का उदय होना। लेकिन उसे वाइमर रिपब्लिक की तो कहानी मैंने सुना दी। वाइमर रिपब्लिक कहाँ से आया? लोग वाइमर रिपब्लिक पढ़ते हैं, लेकिन वाइमर रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट क्या वो उनको नहीं पता होता। कितने लोग जानते थे इसको वाइमर रिपब्लिक कैसे बनी थी? वाइमर रिपब्लिक से लिया गया, ठीक है, वाइमर रिपब्लिक के बारे में जानते थे? यही थी आपकी वाइमर रिपब्लिक। ठीक है, पूरा नहीं जो कि जानते थे, बस वाइमर जानते डेमोक्रेसी थे। डेमोक्रेसी होते हुए भी फ्लॉप हो गए। ठीक है, तो ऐसी ऐसी इतिहास में 2-3 गलतियां गई जो कि उस शासन व्यवस्था को बिल्कुल भी मतलब निहित कर दी गई। जैसे भारत में भी गलतियां हुआ था 1954-55 के आसपास। पहली बार किसी देश में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी जो कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुन की बनी थी। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल विश्व स्तर पे से मतलब विश्व स्तर पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना था। केरल की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो कि लोगों के द्वारा चुन की बनी थी। कहीं भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है ना, लोगों के द्वारा चुन के नहीं बनती, लेकिन केरल में पहली सरकार बनी विश्व की लोगों के द्वारा चुन के बनी। लेकिन चच्चा ने ऐसी गलती कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में मतलब खराब मैसेज गया। चच्चा ने 356 लगा के केरल के सरकार को बर्खास्त कर दिया, और 356 के तहत पहली सरकार जो थी वो बर्खास्त होने वाली केरल की सरकार थी, क्योंकि चच्चा के कांग्रेस पार्टी का क्या बोलते हैं झंडा वहां पे नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस की झंडा नहीं चला, कांग्रेस की सरकार बन गई, इसलिए उन्होंने कम्युनिस्टों को वहां पे क्या किया? बर्खास्त कर दिया। तो इतिहास में एक कम्युनिस्टों के खिलाफ अगर सबसे खराब एग्जाम्पल भारत में सेट हुआ तो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सबसे खराब एग्जाम्पल, ठीक है, कहाँ सेट हुआ? तो जर्मनी में सेट हुआ। जर्मनी में। ठीक है, ये दोनों के दोनों चीजें जो जनता के नजर में बहुत खराब एग्जाम्पल बनता है। चलिए, कहीं भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जनता के द्वारा चुन के नहीं बनती है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जो है एग्जाम्पल जो भारत है, जहाँ पे चुनाव प्रॉपर ढंग से होती है, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जनता के द्वारा चुन के बनती है। बाकी किसी भी देश में नहीं बनती है। कम्युनिस्ट एक बार सत्ता में बन जाते तो जीवन भर सत्ता में रहते हैं। उदाहरण के लिए चीन, उदाहरण बट के लिए सर नॉर्थ चाइना कोरिया, में उदाहरण के लिए ठीक है वो रसिया। तो बना, लेकिन चाइना में सर इलेक्शन तो अभी हुआ ही था जब ये होम तो चाइना में इलेक्शन उसमें होता है ना, गया जैसे था आप चाइना के शी पार्टी के जिनपिंग। इलेक्शन के खिलाफ खड़ा होगा तो आप ही केवल खड़ा होगे। ठीक है, दूसरा कोई आपके सामने खड़ा नहीं होगा। बताइए कौन टाइप का इलेक्शन होता है? मतलब आपको वोट भी नहीं करेगा। मतलब आपके तो खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होगा। सर कम्युनिस्ट तो का कंसेप्ट ही वही है कि मतलब एक पार्टी रहेगा और एक पार्टी में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार जो रहेगा सिंगल वही खड़ा पार्टी होगा। गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल।
इसीलिए चाइना के राष्ट्रपति को कभी कभी ट्रम्प जी बोलते हैं हम प्रेसिडेंट नहीं कहेंगे, इसको प्रीमियर कहेंगे, प्रीमियर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। इसीलिए ट्रम्प से बहुत चीढ़ा हुआ रहता था। क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, जिनपिंग? ट्रम्प कौन, बाइडेन? नहीं, ट्रम्प से बहुत ज्यादा जिनपिंग चीढ़ा हुआ रहता था, क्योंकि कोई प्रेसिडेंट नहीं ना कहता था, वो बोलता था प्रीमियर कहता था। कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर का जो हेड होता है ना, उसको प्रीमियर कहा जाता है, ठीक है, चाइनीज प्रीमियर। प्रेसिडेंट क्या होगा, जनता के द्वारा इलेक्ट होगा। भाई तुम जनता के द्वारा चुने ही नहीं जाते तो कौन किस चीज के प्रेसिडेंट? इसे तो क्यों प्रीमियर सर, कहते थे। इलेक्शन तो चलिए, दे रही है ना जनता। तो इलेक्शन दे रही थी, इलेक्शन का प्रक्रिया जनता का चुनने का कोई जनता की भागीदारी थोड़ी ना उसमें, इलेक्शन करवाना, ऑप्शन ही नहीं है कोई। जनता का प्रेजेंटेशन होना थोड़ी ना होता है। इलेक्शन कैसे होता है, पार्टी के अंदर इलेक्शन होता है, समझ रहे हैं ना? जैसे 10 आदमी का हाँ ग्रुप सर। बना दीजिए, ऑलरेडी लोग चुनेगा, पार्टी के अंदर चुन दिए, चलो ये आदमी प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। जनता के द्वारा प्रेसिडेंट थोड़ी ना चुन कर आ रहा है, पार्टी के द्वारा चुन लिया जाता। ओके हालांकि सर। चाइनीज की इलेक्शन, चाइना का इलेक्शन हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इलेक्शन अगर पढ़ना होता तो हम लोग यूएसए पे बात कर लेंगे, यूएसए का इलेक्शन किस तरीके से होता है, हमारे लिए जरूरी है, आधारात्मक शासन प्रणाली का अच्छा रोल है। चलिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन की व्यवस्था है, एक राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल्स में है? 352। 352 में, ठीक है। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? एक, युद्ध होना चाहिए, बाह्य आक्रमण होना चाहिए, तीसरा जो होता है सशस्त्र विद्रोह होता है। आप देखेंगे युद्ध के आधार पे कब कब किया गया था नेशनल इमरजेंसी? 1962 में, 66, 62 में, 66 बिल्कुल। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 1975 में, ठीक है। 75 वाला तो इंटरनल रिविलियन बोल दी थी ना वो, उसी तो को ना जिसको बोलते हैं हटा दिया सशस्त्र गया। विद्रोह, बाद में इसी को सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया ना। अच्छा सर। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे करता है, ठीक है। सीधे मतलब राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति नहीं करेंगे, जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से देगी तब करेगी। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायालय में क्वेश्चन किया जा सकता है। भाई कैसी परिस्थिति हो गई से तुम मतलब राष्ट्रीय आपात लगा, न्यायालय में इसलिए जाता है क्योंकि सारा के सारा फंडामेंटल राइट भी से किसको छोड़ के सबके सब लगभग हनन हो जाता है, ठीक है। इसलिए न्यायालय में इसको जाना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाता है, ठीक है। 44वें संविधान अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा के संपूर्ण भारत के किसी भाग में की जा सकती है, ठीक है। तो संपूर्ण भारत में लगाएंगे या फिर भारत के किसी प्रमुख हिस्से में भी लग सकता है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती, अपितु संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपात में ना राज्य की सरकार निलंबित नहीं होती है, लेकिन उसके पास पावर भी नहीं रहता, ठीक है। वो संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, राज्यपाल सर्वासर्वी हो जाता है राष्ट्रपति के आधार पर। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक परिवर्तन में रहती है, यदि इससे द्वारा इसे संसद से 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो 6 माह तक परिवर्तन में रहती है। यही समझने वाला बात है। राष्ट्रपति ने घोषणा किया लिखित रूप से, मंत्रिमंडल ने दिया, चलो इसको लगा दिया, 1 महीना तक रहेगा। फिर संसद के द्वारा इसको अगर पारित करवा लिया जाएगा 2/3 बहुमत से तो वो 6 महीना तक रहेगा, ठीक है। पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, फिर 6 महीना करके इसको बढ़ा सकते हैं। 1 महीना + 6, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। यदि आपात की उद्घोषणा तब की जाती है तब लोकसभा का विघटन हो जाता है, या लोकसभा का विघटन 1 माह के अंतर्गत आपात की घोषणा का अनुमोदन किए बिना, तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक के तारीख 30 दिन के अंदर अनुमोदित होनी चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद ये परिवर्तन में नहीं रहेगी। इस जरा समझिएगा। यदि आपात की उद्घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है, या लोकसभा का विघटन 1 माह के अंतर्गत आपात की घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। मतलब मान लीजिए सिंपल समझे, लोकसभा है ही नहीं, ठीक है, ठीक है, आपात की काल की घोषणा की गई, लोकसभा वर्किंग में नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में जो अगला लोकसभा आएगा तो 30 दिन के अंदर वो सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगी, नहीं तो 30 दिन के बाद वो मतलब उसको समाप्त मतलब समझा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो घोषणा करेंगे वो 30 दिन तक ही रहता है, ठीक है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित करो तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। अब लगाने के लिए कितना चाहिए, 2/3 चाहिए, और वापस लेने के लिए क्या चाहिए, वापस लेने के लिए क्या चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, लगाने की प्रक्रिया टफ है लेकिन वापस लेने की प्रक्रिया आसान है, याद रहेगा। चलिए,
आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जाता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 1/10 सदस्यों का लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को, जब सत्र चल रहा तो राष्ट्रपति को, जब सत्र नहीं चल रहा तो दी जाती है। ठीक है, देखिए आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जा सकता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 1/10 सदस्यों को लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। ठीक है, और जब सत्र चल रहा हो तो, या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो तब दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके लोकसभा का विशेष अधिवेशन को आहूत किया जाएगा। आहूत करने का मतलब क्या होता है? बुलाना या फिर खत्म करना। स्टार्ट करना ना। हाँ, आहूत का मतलब होता है स्टार्ट करना। अब देश में इमरजेंसी लगा दिए, अब बेचारा सब परेशान, अब क्या करें। ऐसी परिस्थिति में 55 को सदस्य जाकर लिखित रूप से देगा लोकसभा के सदस्य को, लोकसभा के अध्यक्ष को। किस परिस्थिति में? जब लोकसभा चल रहा होगा तो चलो भाई आपातकाल पे बात कर लेते हैं, या फिर जब नहीं चल रहा तो किसे देगा? प्रेसिडेंट को चलेगा तो भाई साहब बुलाइए, बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे परिस्थिति में वाद विवाद किया जाएगा। ठीक है, विचार करने के लिए 1/10 है। ठीक है, कोरम के बराबर। इसका कौन? राज्यसभा, संसद, लोकसभा, कौन? लोकसभा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। ठीक है, विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा 14 दिन के अंदर जब उनको सूचना मिलेगी। अब आपातकाल की घोषणा होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राज्य आपातकाल की घोषणा होगी तो इसके ये प्रभाव हो सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाएगी। यहाँ से पता चलता हमारा जो स्वरूप जो है क्या है, हमारा स्वरूप कैसा है? तो थोड़ा केंद्रीयकृत स्वरूप है हमारा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? एकात्मक स्वरूप यहीं से पता चलता है। इमरजेंसी का प्रोविजंस हो गया, या फिर राज्यपाल के द्वारा, मतलब राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये सब थोड़ा एकात्मक प्रभाव है। ठीक है, भारतीय शासन व्यवस्था का। संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची के समान विषयों पर विस्तृत हो जाती है। अब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगी, क्योंकि सदन तो राज्य में काम नहीं करेगा, लेकिन सदन रहेगा लेकिन काम नहीं करता है। अतः संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है। यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती, विधायिका निलंबित नहीं होगा। राज्य विधायिका कहने का मतलब है क्या? कहने का मतलब है राज्य की विधायिका कहने का मतलब विधानसभा। हाँ बिल्कुल, विधानसभा। ठीक है, विधानमंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। हमारा संविधान संघीय लेकिन ऐसे परिस्थिति में एकात्मक हो जाता है। और संसद और आपातकाल में राज्य के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। ठीक है, 6 माह तक प्रभावी रहेगा मात्र आपातकाल की समाप्ति के बाद। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति को केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों का संवैधानिक वितरण का संशोधित कर सकता है। अब हो सकता है केंद्र को जो राज्य को जो फंड जो मिलता था उसमें कंपाई किया जा सकता है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति केंद्र के राज्यों को दिए जाने धन के वित्त को कम कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। ठीक है, मतलब राज्य यहाँ पे क्या करेगा कि राष्ट्रपति क्या करेगा? फंड को मतलब क्या करेगा? कम कर देगा। ठीक है, अधिकारियों का सैलरी भी कम किए जाते हैं। अधिकारी छोड़िए ना, आम आदमी का भी सैलरी कम कर दिया जाएगा। जो भी सरकारी सेवक थे उन सबका सैलरी भी कम किया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद के द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा तो संसद के कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसको संसद नहीं सॉरी लोकसभा के कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसको बढ़ा के 1 वर्ष आगे कर सकते हैं। फिर 1 वर्ष हो जाएगा तो एक बार में फिर 1 वर्ष करेंगे, फिर 1 वर्ष करेंगे, फिर 1 वर्ष करेंगे, जितना बार मन करेगा उतना बार करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार में एक ही वर्ष होगा। ऐसा नहीं कि बोलेगा चलो 5 साल पूरा होने वाला, अब चलो 10 साल के लिए बढ़ा देते एक ही बार में। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक बार में 1 साल तक बढ़ेगा। ठीक है, अब ऐसा कब हुआ? तो 1971 में इमरजेंसी लगी बीच में 75 में, तो 71 से लेकर 77 तक किया गया था 2 बार। ठीक है, एक समय के लिए 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आपातकाल की समाप्ति हो गई तो 6 माह के अंदर में सारे चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वीं लोकसभा में जब देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो कार्यकाल को 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 5th लोकसभा 71 से लेकर 76 तक चलना था,
लेकिन चला 77 तक। ठीक है, 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इमरजेंसी लगी थी भारत में 25 जून 1975 को। ठीक है, 1977 में देश में चुनाव होता है और इंदिरा गांधी की करारी हार होती है। इंदिरा गांधी खुद ही चुनाव हार जाती है। ठीक है, कहां से? बरेली से। ठीक है, और इसके ऊपर बॉलीवुड का एक गाना भी है, जो गाना आप लोग को पता होगा, मैं गा के नहीं सुनाने वाला हूँ। ठीक है, कौन सा गाना है? ठीक है, उसी समय फिल्म में बरेली से रिलेटेड वाला। हाँ, झुमका गिरा ठीक है, रे बरेली के बाजार में। इंदिरा गांधी की तुलना झुमका से की गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल सेम टू सेम। ये लोग को रिलेट किए होंगे। उसी समय का आंधी फिल्म भी आया था, जिस इंदिरा गांधी के ऊपर लाइव फेस्टिवल आंधी फिल्म को बैन किया गया था। तो पढ़िए इसके बारे में। बॉलीवुड का राजनीतिक से बहुत पुराना नाता रहा है। ठीक है, आपको इमरजेंसी के समय में अशोक कुमार को, ठीक है, रेडियो पे प्रशासन करने से रोक दिया गया था, क्योंकि अशोक कुमार को बुलाया गया था, अशोक कुमार बोला उसे, किशोर दा को बुलाया गया था, किशोर दा नहीं गए थे। तो ऑल इंडिया रेडियो पे उनके जितने भी प्रसारण थे, उनके गाने बजने पे रोक लगा दिए गए थे, उनके आने वाली फिल्म को रोक लगा दी गई थी। तो इमरजेंसी के टाइम में सपोर्ट कर रहे टोटली थे, उनसे इन्वॉल्व था, खिलाफ थे। ज्यादा 90% लोग इमरजेंसी के खिलाफ थे, 10% लोग वही लोग जो थे उनके मंत्रिमंडल में थे। और कोई इमरजेंसी का कोई आप करोगे सपोर्ट? अभी हम आप पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं। पता चलता से मतलब टोटल कम्युनिकेशन बंद कर देता, इंटरनेट बंद कर देता। इमरजेंसी में 20-21 को छोड़ के, ठीक है, सारा आपका फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन का तो समझिए क्या होता है, सो क्या ही बताए। संजय गांधी बोला कि मेरी मम्मी को जो जो लोग परेशान किया सबको उठा के जेल में डालो। उसका एक स्टेटमेंट तो बहुत ज्यादा वायरल भी था ना, एक बड़ा पेड़ गिरेगा तो कुछ तो ऐसा। वो राजीव गांधी का स्टेटमेंट है। ठीक है, हाँ, राजीव गांधी जब 1984 में जब इंदिरा गांधी की जब हत्या होती है, तो उसके बाद सिख दंगा होता है दिल्ली में। सिख को बहुत ही बुरी तरीके से कत्लेआम किया गया दिल्ली में, नहीं सब जगह सिख को जब मारा गया, तो उसके बाद राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। बड़ा पेड़ कौन था? इंदिरा गांधी थी। सिख बॉडीगार्ड ने हत्या की और उसके बाद बहुत अधिक सिख को मारा गया। इसमें राजीव गांधी का जगदीश टाइटल का नाम आता है कि दिल्ली में कत्लेआम करवाया था। ठीक है, जगदीश टाइटल केंद्रीय मंत्री था उस समय। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ साहब का नाम आता है, हालांकि मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इनके ऊपर सिख दंगा का आरोप ये भी है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज भी आई थी, क्या नाम था वेब सीरीज का? कुछ बहुत अच्छा नाम था, जो पूरे सिख दंगा का स्टोरी दिखाया हुआ था, किस तरीके से अभी तो सिख को मारा निज्जर ने गया। भी कहा है ना, संसद भवन पे 13 को निज्जर तो खालिस्तानी होता आतंकवादी है, उसको सिख से कहा काउंटर कर। सर वो सब भी तो वैसे ही करते हैं ना, वो भी तो इंदिरा गांधी का पुतला जला रहे हैं कनाडा में, एंड पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं सब। हाँ तो करते, भारत में सिख की जनसंख्या 2% है। ठीक है, इंडियन आर्मी में उनका योगदान की बात करेंगे, आई थिंक 40% के आसपास उनका योगदान है। ठीक है, ये जो खालिस्तानी जो है, वो जितने भी हमारे जो सिख जो ओरिजिनली सिख, सब भारत के बहुत ही मतलब वेल सपोर्टर, वेल मतलब देशभक्त है। ये तो खालिस्तानी है, ये तो अपना अलग से पॉलिटिक्स चलाते हैं, ये तो पाकिस्तान में बैठ के मतलब पॉलिटिक्स चलाते हैं। ये तो खालिस्तान शब्द ही मतलब पाकिस्तान का दिया हुआ है। जब पाकिस्तान से जब 1971 में जब उसका एक हिस्सा करते हैं उसको, तो करेगा ना, उसके साथ मजबूरी है ना, उसके साथ मजबूरी है अमेरिका के सपोर्ट करना। वो एक कमजोरी पकड़े हुए है इंडिया का। हाँ, वीकनेस, कुछ ना कुछ वीकनेस तो मतलब वो लेके चलेगा ना। खालिस्तान भारत का एक कमजोरी है। ठीक है, हालांकि बहुत हद तक अब चीजों को सॉल्व किया गया, लेकिन अभी भी कुछ नेशन ऐसा, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जो खुल का समर्थन आज ही करता। तो स्टेटमेंट आया है ना निज्जर का, वो संसद भवन पे हमला होगा 13 को, 13 दिसंबर। संसद भवन उसका ना वो लगता है ना, क्या बोलते गुड्डा गुड़िया कहता है, लेकिन करेगा नहीं। अभी तो बोला था कि हम हवाई जहाज को हैंग जैंग करेंगे, कुछ दिन पहले बोला था। लेकिन 30 दिन यात्रा नहीं करने, सपोर्ट नहीं करना चाहिए ना। तो करेगा ही कुछ, भारत जैसा देश में तो क्या ही कर सकता है। चलिए हटाइए अनुच्छेद, यहाँ पे देखेंगे। अब चलिए यहाँ पे ये पॉइंट जरा समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा देर क्लास का समय बचा है, 10 मिनट और बचा हुआ, इसको खत्म करते हैं। अनुच्छेद 358 और 359। अनुच्छेद 358 और 300 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों पर निलंबन से संबंधित, मतलब अनुच्छेद 19 जो है ना, उसको 358 जो विलोप कर देगा, जबकि 359
अन्य मूल अधिकारों का निलंबन से, ठीक है। अनुच्छेद 19 को केवल, ठीक है, 358 बिलोंग कर देगा, ठीक है, मतलब खत्म कर देगा। अनुच्छेद 19 को कौन खत्म करेगा? 358। अनुच्छेद 359 जो है ना, सारे मूल अधिकारों को खत्म कर देगा, ठीक है, 20-21 को छोड़ के। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति छठो की है स्वतंत्रता। उसमें। बिल्कुल, वाक्य में 6 प्रकार का स्वतंत्रता जो दिया उसको खत्म करने के लिए कौन सा आर्टिकल? 358। बाकी जितना है सबको खत्म करेगा 359, लेकिन किसको नहीं खत्म करेगा? 20 और 21 को, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में इंसान का जान नहीं लिया जा सकता है। जब भी मनुष्य का जान लेगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही लेंगे। फांसी की सजा देती है, संघ फांसी की सजा देती है, इसमें मनुष्य का जान जाता है, लेकिन उसके लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम अथवा हटाने की कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है चुनौती नहीं दी जा सकती। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही मतलब पुनर्जीवित हो जाता है, ठीक है, किसी भी तरह का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं होती है। 358 से हटता है, राष्ट्रीय आपातकाल मतलब आएगा, ठीक है। अब जैसे ही मतलब खत्म होगा अनुच्छेद 19 फिर से मतलब रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। और बीच में आप क्या कर सकते हो? तो बीच में आप इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी नहीं दे सकते हो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार के प्रतिबंध लगा दिया। प्रथम, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट है। अब अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 319 को जो समाप्त करो तो 2 आधार पे करो। 3 आधार पर हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं ना, लेकिन 2 आधार पे ये समाप्त होगा। पहला आधार क्या होगा? युद्ध, और दूसरा आधार क्या होगा? बाह्य आक्रमण। सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह कौन करेंगे? देश के लोग करेंगे ना, सशस्त्र विद्रोह बाहर के लोग तो नहीं करेंगे। देश में सरकार के खिलाफ जब बहुत बड़े संख्या पे लोग जब हो जाएंगे, सरकारी मिशनरी को मतलब क्या बोलते हैं, सरकारी उपकरण मिशनरी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे, सरकार के खिलाफ मतलब समझिए एक तरह का विद्रोह की भावना हो तो उसको सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, ठीक है। इस आधार पे हटाया गया था इसको ना। बिल्कुल ठीक है, दूसरा, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं हो सकता। दूसरे केवल उन विधियों जो आपातकाल से संबंधित है चुनौती नहीं दी जा सकती है, तथा ऐसे विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी नियमों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तो अब जो 358 के तो अनुच्छेद 319 का जो समाप्ति जो होगा वो केवल 2 आधार पे होगा, युद्ध का आधार और बाहरी आक्रमण का आधार, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। चले, अन्य मूल अधिकारों का निलंबन की बात करें, अनुच्छेद 359 जो है सारे प्रकार के मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है, लेकिन कौन सा मूल अधिकारों का निलंबन नहीं करता है, क्या बताएंगे? 20-21। बिल्कुल 20-21 का नहीं करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निष्पत्ति उनका लागू होना निलंबित हो जाता है, ठीक है। वास्तविकता रूप से अधिकार जीवित रहते हैं, लेकिन इनके तहत उपचार निलंबित हो जाता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों का निलंबित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होता है। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य में उस अधिकार को रोकने एवं हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसे किसी भी विधि या राज्य कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो संबंधित मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता, ठीक है। इस विधि के प्रभाव में किए गए विधायी एवं कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। और 24वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 में। तो अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता। प्रथम, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को, ठीक है, जाने का अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता, यानी अपराध, ठीक है, के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार होगा, मतलब 20 जो रहेगा, ठीक है। तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। द्वितीय, केवल उन विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त हो जो आपातकाल से संबंधित है, उन विधियों एवं कार्यों को नहीं की इनके तहत मतलब बनाए गए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 358 तो ज्यादा है क्या? ये कितना देर बचा? 15 मिनट, खत्म कर देता हूं उसको, ठीक है। अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर क्या है? तो अनुच्छेद 358 केवल किसको निलंबित करता है, किसको लोप करता है, किसको करेगा?
19 को, ठीक है। तो 19 के 19 को अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित जिनका राष्ट्रपति के आदेश पे निलंबन हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकालीन घोषणा पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है, ठीक है, ध्यान रखें, मतलब स्वतः ही अपने आप हो जाता है। दूसरी अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता, ये राष्ट्रपति के शक्ति देता है कि मूल अधिकारों का निलंबन को लागू करे। तो मूल अधिकारों का निलंबन का लागू करना का अधिकार किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा, ठीक है, ठीक है। ये पूछा भी जाता है, मूल अधिकारों का निलंबन करने का लागू किसके पास होगा? तो संसद के पास नहीं है, किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 358 स्वतः लागू होता है, स्वतः हट भी जाता है, जबकि 359 को मतलब क्या करता है? राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा मतलब इसको लागू करता है 359 को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखें अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल दो ही तरीके से लागू होगा, या तो युद्ध हो जाएगा या फिर बाहरी आक्रमण, जो कि 1978 में इसी बात की गई थी, न कि आंतरिक आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, ठीक है। 358 नहीं लगेगा कभी भी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरे अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है, 359 दोनों में लगेगा, ठीक है। जबकि राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है, 6 प्रकार के जो 19 में जो दिया गया अधिकार वो 358 के तहत ही, 359 के तहत नहीं जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को, ठीक है, आपातकाल में संपूर्ण विधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। अब जी अनुच्छेद 358 लगेगा ना, तो अनुच्छेद 19 जो है जितना दिन तक मूल अधिकार रहेगा ना उतना दिन तक अपने आप ऑटोमेटिक लोप, 2 साल तक मूल अधिकार चला तो 2 साल तक, जबकि अनुच्छेद 359 लगाएंगे ना तो राष्ट्रपति वहां पे जो आदेश जारी करेंगे तो सख्त इन बातों को लिखेंगे तो कितना दिन तक रहेगा? 2 महीना तक के लिए रहेगा, 4 महीना तक रहेगा, 6 महीना तक रहेगा, 10 महीना तक, ठीक है। तो अवधि इसमें दिया रहेगा 359 में, जबकि 358 में जितना दिन तक आपातकाल उतना दिन तक लगेगा, ठीक है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि अल्पावधि भी हो सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी विशेष भाग पे लागू हो सकता है, ठीक है, ध्यान। तो ये संपूर्ण देश में लगता है तो ये पूरे देश में भी लग सकता है, या फिर किसी संपूर्ण देश में या फिर किसी विशेष भाग में। अनुच्छेद 358 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है। चीनी आक्रमण के समय हुई थी, कब हुई थी, क्या बताएंगे? हेलो, am I audible? यस सर। पहली बार, ठीक है, अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई। ये उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई, ठीक है, क्योंकि बीच में आप देखोगे क्या होगा कि बीच में भारत पाकिस्तान युद्ध भी आ जाता है, इसलिए लंबा खिंच जाता है। 65 में फिर से हम लड़ाई करते हैं। दूसरी और आपात की घोषणा के 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के युद्ध के समय की बाह्य आक्रमण के आधार पर, ठीक है, बाहरी आक्रमण के आधार पर की गई। पहला बार में बाह्य आक्रमण, दूसरा बार में बाह्य आक्रमण। तीसरी बार आपात कब लगा? 26 जून 1975 को लगा, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, ठीक है, जिसको 1977 में वापस ले लिया गया, ठीक है। तो भारत में कितने बार लगा आपातकाल? 3 बार, 1962 में, 1971 में, 1977 में। कारगिल युद्ध के समय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई थी, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, ध्यान रखिए। कारगिल युद्ध के समय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई थी, ठीक है। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत तो आरोप तो लगते हैं, एकात्मक सरकार है, एकात्मक सरकार है, लेकिन सबसे कम, ठीक है, सबसे कम आर्टिकल 356 का प्रयोग करने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी, शायद एक बार भी शायद नहीं किया अभी तक। सबसे ज्यादा आर्टिकल्स का प्रयोग 356 का प्रयोग करने वाला चच्चा जी और चच्चा की बेटी जी। चच्चा ने भी बहुत बड़ा आर्टिकल 356 का प्रयोग किया, जो कि समाजवादी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी के बाद सर दूसरे उस नंबर पे टाइम में शायद वही ऐसा है, सिचुएशन भी था तो ठीक इसलिए है, वो लेकिन इम्पोज अपने आप किए को थे। समाजवादी का टैग देना वो तो गलत है ना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मोदी जी तो शायद एक बार भी नहीं किए, ठीक है। तो 1977 में वापस ले ली गई, तीसरी बार, पहली बार 1962, दूसरी बार 1975, जो कि क्या था? आंतरिक गड़बड़ी, ठीक है, समझ में रखिएगा। और एक मैं क्या बता रहा था, हाँ, नेशनल इमरजेंसी 3 बार, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं,
राष्ट्रपति शासन तो कितना बार लागू हुआ गिनना पड़ेगा, किस स्टेट में कितना बार। सबसे पहले अगर पूछे अगर पंजाब में, ठीक है, सबसे ज्यादा लॉन्ग बार टाइम के लिए मणिपुर शायद में। पंजाब में ही है, नहीं, ठीक जम्मू है, कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है, 90 से 96। और 1990 सबसे से ज्यादा 96 टाइम 6 साल के लिए था। देखिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन भी लगता है, गवर्नर शासन भी, उसका थोड़ा प्रक्रिया थोड़ा अलग है, वहाँ पे 2-3 तरीके से लगता है वहाँ पे, ठीक है, लगता था। तो कभी राष्ट्रपति शासन लेकिन होता था, अधिक कभी यहाँ पे समय के लिए, गवर्नर सबसे अधिक लगता है। समय के लिए जम्मू कश्मीर ही है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले सरकार की बर्खास्त किया गया, केरल की सरकार को बर्खास्त किया गया, पता ही है। जी सर। चलिए आज की क्लास यहीं पे छुट्टी होती है, अब चलिए पेड ग्रुप में चलिए। इसी तरीके से बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना, जो भी नए लोग हैं यहाँ पे तो आपको बेसिक पॉलिटी पढ़ा रहा है, लेकिन वहाँ पे स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत चल रहा है, बीपीएससी के लिए तैयारी चल रही है, पीटी मेंस की तैयारी करना है। तो ग्रुप में इन्फॉर्मेशन है, आप लोग पेड ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। 18 तारीख से पहले शामिल हुए तो 500 रुपया 499 है, उसका फी बढ़ा के 699 कर दिया गया है, ठीक है। बाकी जो इच्छुक लोग हैं इसी तरह से अगर पढ़ाई करना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। सुमित मलिक जी, आपने पूछा बिहार एसआई की तैयारी होती है, बिल्कुल बिहार एसआई की ही मतलब हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। वैसे मैं बीपीएससी को मुख्यतः पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी जो बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है, इसीलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि जरूरी के जो चीज है उस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। आप ही का मैसेज था ना सर? यस सर। जी, तो कोई डाउट वगैरह होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी तो और 8:30 बजे वाली क्लास में आप लोग आया कीजिए, सुबह में जो क्लास होती है। चलिए ठीक है, तो फिर बाकी बिहार ही पीटी हो का तो गया। एग्जाम तो हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ, पेड ग्रुप में, ठीक है। मेंस की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेंस की तैयारी के लिए ज़्यादा नहीं, अगर बीपीएससी का बैच लेते हैं आप 499 का, तो आपको बिहार एसआई के मेंस पे ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन केवल बिहार एसआई के मेंस के लिए आना चाहते हैं तो 299 ही फी है, ठीक है। पूरा मेंस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, आप मैसेज करके जुड़ सर सकते हैं। एसआई का एग्जाम तो 17 को खत्म है ना, वो एसएससी वाला ना। तो खाली पीटी देना है क्या, मेंस नहीं देना है? हाँ मैम।